Hello everyone, this is C. Akash Kandui and I hope every one of you is doing really very good. Welcome back to our amendment series of CA Final Financial Reporting new syllabus, जहां हम जो भी इंड एस में जितने भी न्यूली एडेड कंसेप्ट है या जो भी अमेंडमेंट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। हमारा इंड एस 113 तक कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट के अंदर हम इंड एस 115 एंड 116 के जो भी न्यूली एडेड कंसेप्ट्स है एंड अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंड एस है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है अमेंडमेंट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 115 एंड 116 वैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। अगर देखिए पिछले एग्जाम में, तो पिछले एग्जाम में रफली ये दोनों इंड एस मिला के 20 से 22 मार्क्स का आ गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर और कितने पार्ट्स आएंगे, तो इंक्लूडिंग दिस पार्ट देयर विल बी 2 और 3 मोर पार्ट्स, मतलब इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट या तो 2 या 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा अभी फटाफट अपलोड करते हुए चलूँ, राइट, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चालू करेंगे इंड एस 115 के साथ। 115 में क्या कुछ अमेंडमेंट है सर या न्यूली एडेड कंसेप्ट्स है? न्यूली एडेड कंसेप्ट्स है, अमेंडमेंट एज सच कुछ भी इसके अंदर नहीं है, राइट। चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या नया नया कंसेप्ट इसके अंदर ऐड हुआ है। सबसे पहला, अकाउंटिंग फॉर रीस्टॉकिंग फीस फॉर गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न्ड। अब इसका मतलब क्या है पहले समझने का ट्राई करना, ठीक है, यहां ध्यान देना। अब इंड एस 115 के पहले कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम है तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनना, मालूम है तो वेरी गुड, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज मैं अमेजॉन की बात करता हूं, ठीक है। सपोज अमेजॉन से मैंने, दैट इज मिस्टर ए के ने कुछ सामान मंगाया। क्या मंगाया? लेट्स से मोबाइल फोन मंगाया, मोबाइल फोन मंगाया, ठीक है। थोड़ा सा ये इरेज कर दो। मोबाइल फोन मंगाया, ठीक है। अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? देखो, इंड एस 115 का नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो जो कंपनी रेवेन्यू बुक करेगा हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? हम अमेजॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। अमेजॉन से मैंने फोन मंगाया और अमेजॉन बोलता है कि जब भी आप फोन मंगाओगे तो हम आपको क्या देंगे? 15 डेज रिटर्न पॉलिसी देंगे, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी देंगे। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने फोन मंगाया वैसे हजारों कस्टमर ने उनसे फोन मंगाया होगा। तो इंड एस 115 का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई रिटर्न पॉलिसी वगैरह रखते हो अपने सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई रिटर्न पॉलिसी वगैरह रखते हो अपने सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उस केस में जितने भी प्रोडक्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिटर्न आ जाएंगे उस पर आपको रेवेन्यू बुक नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अमेजॉन ने मेरे को ही 10 मोबाइल फोन बेचे, 10 मोबाइल फोन्स बेचे, बराबर, और उसमें से अमेजॉन एक्सपेक्ट्स, मैं लिखता हूं एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट करता है ये कि इसमें से ये 10 मोबाइल फोन में से 3 मोबाइल फोन क्या आने वाले हैं? रिटर्न आने वाले हैं। तो उस केस में अमेजॉन जब रेवेन्यू बुक करेगा वो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 7 मोबाइल फोन के ऊपर बुक करेगा। इसका अकाउंटिंग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और मैं बता दूं 115 के सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, तो कुछ डाउट है तो आप सीधा सीधा वो लेक्चर्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अमेजॉन क्या करेगा? सिर्फ 7 मोबाइल फोन के ऊपर रेवेन्यू बुक करेगा, 3 मोबाइल फोन के ऊपर रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। सबको इतना वाला पार्ट समझता है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन का वैल्यू इज 1 लाख, बराबर। तो अमेजॉन कितना रेवेन्यू बुक करेगा? 7 लाख बुक करेगा और 3 लाख रेवेन्यू बुक नहीं करेगा, बराबर, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से। लेकिन अमेजॉन ये बोलता है कि क्योंकि आप मोबाइल फोन मंगा रहे हो तो आप 15 दिन में रिटर्न तो कर सकते हो, लेकिन आपको जब आप फोन रिटर्न करोगे अमेजॉन को, तो अमेजॉन आपको पूरा 1 लाख रिफंड नहीं करेगा। अमेजॉन बोलता है वो 5,000 रुपीज क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। अब क्यों डिडक्ट करेगा? क्योंकि आपने ये जो फोन मंगा के पैकिंग खोल के इतना मस्त अनबॉक्सिंग करके इसका जो फील ले लिया है आपने, तो जब आप अमेजॉन को ऐसा खुला हुआ डब्बा रिटर्न करोगे तो अमेजॉन को वापस से वो पैकिंग चार्ज वगैरह इंकर करना पड़ेगा, रीपैकिंग करना पड़ेगा, शिपिंग का कॉस्ट जो अमेजॉन का लग चुका है वो सब बोल के वो बोलता है कि हम आपको रिटर्न तो कर देंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5,000 काटने के बाद रिटर्न करेंगे। मतलब हम कितना रिटर्न करेंगे? 95,000 रिटर्न करेंगे। सबको समझता है यहां हो क्या रहा है? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जो भी रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स है अमेजॉन कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है? अमेजॉन 3 प्रोडक्ट्स का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, बराबर। अब मैंने बोला कि ये जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है उस पर रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए। तो जब एक प्रोडक्ट का वैल्यू है 1 लाख रुपीज तो हम बोलते हैं कि 3 लाख रुपीज बुक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में स्टैंडर्ड बोलता है जहां अमेजॉन को पता है कि भले ही जो प्रोडक्ट रिटर्न आने वाले हैं, उस पर भी अमेजॉन को एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, वो है 5,000 का अमाउंट। वो है कौन सा अमाउंट?
5000 का अमाउंट, ये Amazon को इररिस्पेक्टिव रिटर्न आया नहीं आए, ये रिटर्न करने का Amazon को जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको। सपोज 10 मोबाइल फोन सेल किए थे, बराबर 10 मोबाइल फोन सेल किए थे, तो ये 10 मोबाइल फोन में से जो 7 मोबाइल्स है, इस पे तो Amazon पूरा 7 लाख बुक कर लेगा, ठीक है। जो रिमेनिंग 3 मोबाइल फोन्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, रिटर्न हुआ है कि नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, तो उस केस में कितना अमाउंट था 1 लाख। इस 1 लाख में से Amazon क्या करेगा, 5000 बुक कर लेगा, ये बुक कर लेगा, और जो रिमेनिंग 95,000 है ये वो बुक नहीं करेगा। वापस से बता दूं बुक क्यों करेगा, बुक इसलिए कर लेगा बिकॉज इररिस्पेक्टिव की Amazon को वो कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करने वाला है, 5000 तो Amazon काट के ही देने वाला है, मतलब ये 5000 तो Amazon कमा ही चुका है ना इस केस में, बराबर। बस यही कंसेप्ट है इसके अंदर, सबको समझता है, सिंपल कंसेप्ट है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका है थोड़ा, मैं सिंपल रीडिंग करके सिर्फ आपको समझाता नहीं हूँ, मुझे ऐसा आदत है कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ और उसके बाद जब हम रीड करेंगे ना तो रीड करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। देखो क्या बोलता है, अकाउंटिंग फॉर रीस्टॉकिंग फीस, रीस्टॉकिंग फीस फॉर गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न्ड, entities sometimes charge customers a restocking fee when a product is returned। जैसे Amazon बोलता है कि हम 5000 काट के पेमेंट करेंगे, राइट। This fee may be levied by entities to compensate them for the cost of repacking, shipping or reselling the item at a lower price to another customer। Restocking fees for goods that are expected to be returned, अपने केस में restocking fees कितना था, it was 5000। Restocking fees for goods that are expected to be returned would be included in the estimate of the transaction price at contract inception and recorded as revenue when control of good transfers। अभी ये पढ़ के इतना क्लियर नहीं होता है, क्लियर कब होता है, जब जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे नीचे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ही आप ये एग्जांपल रीड करोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्जैक्टली सेम एग्जांपल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, सबको समझता है वाला पार्ट चाहिए तो मैं भी आपके एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल 10 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, बराबर एक तरफ एंटिटी है और एक तरफ कौन है, कस्टमर है। कितना यूनिट बेचेंगे, 10 यूनिट बेचेंगे, पर यूनिट का प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 10,000 रुपीज, बराबर 10,000 ही हुआ, सॉरी 1000 हो गया ना, 1000 रुपीज हो गया, बराबर। अब इस केस में आगे देखो क्या बोलता है वो, द कस्टमर हैज अ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट बट इफ इट डज सो इट विल बी चार्ज्ड अ 3% रीस्टॉकिंग फीस, बराबर। जैसे Amazon वाले केस में 5000 रुपीज था, यहाँ 3% है, 3% ऑफ प्राइस पर यूनिट, मतलब अगर रिटर्न करेगा भी तो भी 30 रुपीज, 30 नहीं 3 रुपीज 3 एंटिटी कमा ही चुका है। एंटिटी क्यों कमा चुका है, बिकॉज एंटिटी को ये 3 रुपया रिटर्न करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 10% ऑफ द सोल्ड यूनिट्स विल बी रिटर्न, बस ठीक है। यहां ध्यान देना, अभी क्या बोलता है वो, कितने यूनिट्स बेचे, 10 यूनिट्स बेचे, बराबर। इसमें से अच्छा कितने में बेचे, ₹100 पर यूनिट। कितना कंपनी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 10%, इसका मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। कितना नो रिटर्न्स है, 9 यूनिट्स, तो इस पे जो भी रेवेन्यू है दैट इज 900, वो तो सीधा सीधा क्या कर लेने का, बुक कर लेने का, बराबर। इसके बाद जब वो रिटर्न करेगा तो क्या कंपनी पूरा पूरा पैसा देने वाला है क्या, नहीं, वो बोला 3% चार्ज करेगा, तो आउट ऑफ ₹100 3% कंपनी अर्न कर चुका है, कितना परसेंट, 3%, तो वो कितना हो जाएगा, ₹3। तो ये क्या करना चाहिए, बुक करना चाहिए, बिकॉज इररिस्पेक्टिव की गुड्स रिटर्न आ जाएंगे, ये 3 रुपया तो कंपनी कमा चुका है। रिमेनिंग 97 वो क्या बुक करना चाहिए, द आंसर इज नो, बुक नहीं करना चाहिए। सबको समझता है, सिंपल, आपको चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बाजू में, एक सेकेंड देखो किधर। तो अपने केस में टोटल कितना बुक करना चाहिए, 900 + 3 दैट इज 903। देखो यहाँ क्या बोलता है, अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ 10 यूनिट्स द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 903। मैंने आपको बताया वो कैसा है, वो वर्किंग यहाँ भी दिया हुआ है, सबको समझता है, बेसिक कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो कि 115 के अंदर ऐड हुआ है। एक बार फटाफट क्या करना, फटाफट वीडियो पॉज करो और एक बार फटाक से रीड कर लो इसको, जल्दी जल्दी रीड कर लो इसको, ठीक है। और आप चाहो तो वो Amazon वाला जो एग्जाम्पल था जो मैंने दिया था वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट रीड कर लो एक बार इसको। चलो डन रीडिंग, चलो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। देखो ये कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट उसके एग्जिस्टिंग कंसेप्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडीज दी हुई है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा केस सिनेरियोज आप बोल सकते हो, है ना, जिसको डिस्कस किया, क्लैरिफिकेशन आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे केसेस में और क्या करना चाहिए, राइट।
तो ये कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। अब ध्यान देना, जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि सपोज लेट्स से इधर कंपनी है बराबर, इधर कस्टमर है बराबर। जनरली कौन किसको पैसा देता है, कंपनी कस्टमर को देती है प्रोडक्ट बराबर, और कस्टमर कंपनी को पे करता है मनी। तो जनरली कंसिडरेशन इज पेड बाय द कस्टमर टू द कंपनी, बट ये वाला पॉइंट क्या बताता है, कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। मतलब ये वाले कंसेप्ट के अंदर कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ पेमेंट भी कर रहा है, राइट। तो अब द क्वेश्चन इज, ये पेमेंट को कंपनी अपने रेवेन्यू में से माइनस करेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस, उसमें से इसको डिडक्ट किया जाए, या ये जो पेमेंट रिसीव कर रहा है देखना पड़ेगा कि ये पेमेंट क्यों रिसीव कर रहा है और इसको एक सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट किया जाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, राइट, सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाए। सबको समझा अपन यहां डिस्कस क्या करने वाले, ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या बोलता है, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, consideration paid or payable to a customer can take many different forms, therefore entities will have to carefully evaluate each transaction to determine the appropriate treatment of such amounts। बराबर, जैसे मैंने बताया अभी ट्रीटमेंट या क्या हो सकता है, या तो जो वो पैसा कस्टमर से रिसीव करेगा उसमें से माइनस करके दिखा दे, या फिर इस पेमेंट जो रिसीव कर रहा है कस्टमर से, सॉरी जो पेमेंट कस्टमर रिसीव कर रहा है कंपनी से, तो उसको एक सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाए, राइट। अब ध्यान देना, सबसे पहला केस कौन सा है, सबसे पहला केस है स्लॉटिंग फीस। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के तो एक्सप्लेन करूंगा, बाद में अपन थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इधर सपोज लेट्स से इधर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखो क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब क्लोथ्स बनाती है तो वो खुद तो जाके बेचेगा नहीं, वो क्या करती है, किसको सप्लाई करती है, शॉपर स्टॉप को, फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप को क्या किया, सप्लाई किया, ठीक है। अब इस केस में इस ट्रांजैक्शन का बात करूं तो शॉपर स्टॉप बन जाता है कस्टमर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है एंटिटी। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात करेंगे, वो एंटिटी जो रेवेन्यू बुक करता है बराबर। तो इस केस में होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी अपने क्लोथ्स किसको ट्रांसफर करती है, शॉपर स्टॉप को ट्रांसफर करती है, और शॉपर स्टॉप बदले में क्या करती है, बदले में ऑब्वियसली क्या करती है, पेमेंट करती है। क्या करती है, पेमेंट। सबको समझता है ये क्या हो रहा है इधर, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मुझे बताओ शॉपर स्टॉप में अगर कभी आप गए हो तो आपने देखा रहेगा अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स वहां मिलते हैं बराबर। लेकिन अगर मैं एज अ कस्टमर घुसूं और वहां सपोज मुझे जीन्स खरीदनी है, अब जीन्स के लिए बहुत सारे वहां ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन एज अ कस्टमर जैसे ही मैं शॉपर स्टॉप में एंट्री मारूंगा, फर्स्ट जो ब्रांड मुझे दिखेगा बराबर, फर्स्ट जो ब्रांड मुझे दिखेगा, सपोज शॉपर स्टॉप की दुकान है तो आप कभी जाओगे तो एंट्री में जाओगे ना, एंट्री मारते ही अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्लेसमेंट होता है। कोई ब्रांड सपोज एकदम एंट्री के बाजू में, एंट्री मारते ही आपको लिवाइस की जींस दिखेगी बराबर, फिर आप थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको जैक एंड जोन्स की दिखेगी, फिर थोड़ा अंदर जाओगे तो डीएनएमएस की जींस दिखेगी बराबर। ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अब एज अ कस्टमर अगर कोई कस्टमर एंट्री करेगा तो वो एंट्री करते से जो भी एकदम एंट्री के बाजू वाला काउंटर है वो तो वो पक्का दिखेगा ही दिखेगा। इट इज पॉसिबल कि वो कस्टमर पूरे स्टोर में ना घूमे, लेकिन अगर एंट्री किया तो एंट्री के बाजू वाला काउंटर में जो ब्रांड लगा हुआ है वो तो वो दिखेगा ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉपर स्टॉप में जो खरीदार आ रहे, जो भी शॉपिंग करने वाले लोग आ रहे, उनको भी ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट वो रहने वाला है जो उनको एकदम नजदीक नजदीक में दिखने वाला है बराबर। तो सुनना अभी शॉपर स्टॉप क्या करता है, शॉपर स्टॉप ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अपने पास लगाता है, लेकिन वो अलग अलग ब्रांड को, समझ लो वो ब्रांड इज नथिंग बट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आके शॉपर स्टॉप को अपना माल बेच के जाती है, लेकिन शॉपर स्टॉप बोलता है, पूछता है तुमको अपना प्रोडक्ट कहां दिखाना है, तुमको अपना प्रोडक्ट एंट्री वाले काउंटर पे दिखाना है, तुमको अपना प्रोडक्ट एकदम अंदर कोपचे वाले काउंटर में दिखाना है, तुमको अपना प्रोडक्ट किधर बीच वगैरह में दिखाना है बराबर। कहीं ना कहीं शॉपर स्टॉप में जितने भी वेरियस स्लॉट्स अवेलेबल है वो क्या करता है, वो स्लॉट सेल करता है इन लोग को, क्या करता है, वो स्लॉट सेल करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बराबर। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो भी वो स्लॉट सेल करता है उसका वो चार्ज करता है बराबर। मतलब यहां हु इज चार्जिंग टू हुम, कस्टमर इज चार्जिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर वेरियस स्लॉट्स बराबर। अब इसको बोलते हैं कंसिडरेशन
पेबल टू अ कस्टमर, बिकॉज यहाँ कस्टमर, यहाँ शॉपर स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने दुकान के स्लॉट बेचने के लिए कुछ चार्ज करने वाले हैं। अब अज्यूम करते हैं, यहाँ मैं अभी अमाउंट के साथ थोड़ा सा डालता हूं ताकि आपको फिगर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज अज्यूम करते हैं कि शॉपर स्टॉप ने अपने से जो क्लोथ्स खरीदे उसका वैल्यू था वर्थ 10 लाख, बराबर। और जो अभी वो प्रोडक्ट शॉपर स्टॉप डिस्प्ले करेगा अपने दुकान के अंदर मैंने बताया कि एंट्री करते ही मुझे वो एंट्री वाला स्लॉट चाहिए, तो शॉपर स्टॉप ने बोला ठीक है वो स्लॉट आपको दे देंगे 1 महीने के लिए, उसका वी विल बी चार्जिंग लेट्स से ₹1 लाख। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये स्लॉटिंग फीस को, जिसको हम कंसेप्ट देखो स्लॉटिंग फीस है, ये जो स्लॉट के लिए वो चार्ज करा शॉपर स्टॉप, क्या ये स्लॉटिंग फीस को 1 लाख को एक सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाए, या फिर इसको हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं देखो 10 लाख रिसीव करना है और 1 लाख पे करना है, तो कहीं ना कहीं हम इसको रेवेन्यू में से डिडक्ट कर दिया जाए, रेवेन्यू में से क्या कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए। ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो अब इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो कर तो दोनों सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो आपको समझना है। स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे केस में दिस स्लॉटिंग फीस, ये जो स्लॉट के लिए वो चार्ज कर रहा है, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू बाइंग ऑफ क्लोथ्स बाय शॉपर स्टॉप। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो क्लोथ्स खरीद रहा है इसीलिए वो स्लॉट भी बेच रहा है, मतलब ये स्लॉट देना, क्लोथ्स खरीदना इज नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बराबर। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, राइट। तो इस केस में अपने को स्टैंडर्ड बोलता है कि इसको आप रेवेन्यू में से माइनस करके दिखाओगे, ना कि सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट करोगे। इसका मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शॉपर स्टॉप से 10 लाख रिसीव करेगा और बदले में 1 लाख पे कर देगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या बोलेगा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है सेल ऑफ क्लोथ्स का, इट इज नॉट 10 लैक्स, इट इज नॉट 10 लैक्स बट इट इज 9 लैक्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये स्लॉट्स क्यों खरीद रहे हैं, हम क्लोथ्स बेचने के लिए स्लॉट्स खरीद रहे हैं। सबको समझता है? देखो दोनों करोगे तो वैसे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन 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 स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो अपने को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को स्टैंडर्ड जो बोलता है उसके हिसाब से अपने को एग्जाम में आंसर करके आना है। सबको समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो और रीड करते हैं। देखो क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कॉमनली पे रिटेलर्स फीस टू हैव देयर गुड्स डिस्प्लेड। मैन्युफैक्चरर, अपने केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉमनली पे रिटेलर्स, रिटेलर्स मतलब अपने केस में कौन था, शॉपर स्टॉप, fees to have their goods displayed prominently on store shelves. These shelves can be physical, that is in a building where the store is located, or virtual, बराबर। उस केस में generally such fees do not provide a distinct good or service to the manufacturer, मतलब इस केस में मैन्युफैक्चरर को कोई सेपरेट सर्विस नहीं मिल रही है, वो तो जो सामान बेच रहा है उसी के लिए एक स्लॉट ले रहा है वो, राइट। एंड आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। सबको समझता है? ये वाला एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, फटाफट वीडियो पॉज करो, ये कंसेप्ट रीड करो, और उसके बाद जो भी एग्जांपल दिया हुआ वो फटाफट रीड कर लो, और आपको अगर चाहिए तो आप ये वाला एग्जांपल भी कॉपी डाउन कर सकते हो अगर आपको समझता है तो, राइट। ठीक है, फटाफट रीड करो वीडियो पॉज करके। चलो डन रीडिंग, ध्यान देना। नेक्स्ट कंसेप्ट, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग अरेंजमेंट्स। ध्यान देना, ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज एक कंपनी है OnePlus, ठीक है। OnePlus कंपनी क्या बनाता है, मोबाइल्स बनाता है, ठीक है। अब मोबाइल्स उसने किसको दिया, शॉप्स, रिटेलर्स, शॉप रिटेलर्स, ठीक है। या फिर OnePlus के खुद के स्टोर्स वगैरह होता है, तो स्टोर्स वगैरह में इसने मोबाइल सेल किया। अज्यूम करते हैं ये अभी हमारे पॉइंट ऑफ से क्या हो गया, कस्टमर्स हो गया, बराबर। अब ये स्टोर्स, कस्टमर इन द सेंस इस ट्रांजैक्शन में ये कस्टमर हुआ है, बाय द वे। ये शॉप भी किसी और को बेचते हैं, वो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। हम वो वाले ट्रांजैक्शन में नहीं जा रहे। ये जो दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो OnePlus इसमें हो गया एंटिटी, और ये इस ट्रांजैक्शन में शॉप रिटेलर हो गया कस्टमर। अल्टीमेटली शॉप रिटेलर खुद कंज्यूम नहीं करेगा फोन को, वो किसी और को बेच देगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ क्या हो रहा है, हेडिंग का नाम क्या है अपने, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग अरेंजमेंट। सुनना ये ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है। OnePlus ने लेट्स से शॉप रिटेलर्स वगैरह को कितने फोन बेचे, 100 फोन्स बेचे, और हर एक फोन है ₹1 लाख ईच, ठीक है। अब सुनना और क्या बोला, ये भी बोला कि चलो ठीक है हम आपको 1 लाख के एक फोन, 100 फोन दे रहे हैं आपको, तो टोटल कितना होगा, टोटल इज इक्वल टू 100 लैक्स। अब OnePlus ये भी बोलता है कि शायद मेरे को मेरी कंपनी का मार्केटिंग भी करना है, बराबर। कौन बोलता है, ये OnePlus बोलता है। OnePlus बोलता है कि हमको हमारे कंपनी का क्या करना है, मार्केटिंग करना है, और वो मार्केटिंग कौन कंडक्ट करेगा, ये रिटेलर कंडक्ट करेगा। मतलब रिटेलर क्या करेगा, कुछ कैंपेन्स वगैरह रन करेगा, क्या रन करेगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह रन करेगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह रन करेगा, किसके लिए, टू मार्केट द प्रोडक्ट्स ऑफ OnePlus। मतलब ऐसा समझ लो कि शॉप रिटेलर ने एक और कॉन्ट्रैक्ट लिया फ्रॉम OnePlus कि वो एडवर्टाइजिंग करेगा, लेकिन अभी अगर ये एडवर्टाइजिंग करेगा
तो इसके लिए शॉपकीपर विल चार्ज वन प्लस, शॉपकीपर विल चार्ज वन प्लस कंपनी, बराबर। मतलब यहां अगेन क्या होगा, अगर शॉपकीपर चार्ज करेगा तो उस केस में वन प्लस को अगेन शॉप वाले को पैसा देना पड़ेगा, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, राइट। मतलब एक तरफ वो 100 लाख रिसीव कर रहा है फोन बेचने का, और एक तरफ लेट्स से एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए वो कितना पे कर रहा है, लेट्स से ₹10 लाख पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, वही शॉप वाले को पे कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वन प्लस के पास दो ऑप्शन था, या तो वन प्लस किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लेता अपना एडवर्टाइजिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि ये शॉप वाले का भी एक दूसरा धंधा भी है जहां वो एडवर्टाइजिंग वगैरह भी करता है, तो उसने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट शॉप वाले को ही दे दिया। तो अगेन ये क्वेश्चन यहां आता है कि ये जो 10 लाख है इसको हम एक सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करें या फिर इसको रेवेन्यू में से माइनस करें। तो स्टैंडर्ड बोलता है ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा, ठीक है। अब कैसे, अभी काफी लोग बोलेंगे सर यहां भी ऊपर वाला लॉजिक लगा देते हैं ना, जैसे आपने ऊपर बोला था कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में दिस बोथ आर इंटर रिलेटेड स्लॉट्स वाले केस में, जहां मैं शॉपकीपर को माल बेच रहा हूं और शॉपकीपर वो शॉपर स्टॉप से ही उसके कुछ स्लॉट में जगह ले रहा हूं, बराबर। तो नेट ऑफ करके दिखा दो। यहां अपने को क्या चेक करना है, ध्यान से सुना, स्टैंडर्ड क्या बोलता है। स्टैंडर्ड बोलता है केस टू केस बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा, बट मैं आपको एक हिंट देता हूं कैसा करने का। क्या ये एडवर्टाइजिंग वाला जो अपन ने असाइनमेंट दिया है शॉपकीपर को, क्या वन प्लस ये किसी थर्ड पार्टी को अलॉट कर सकता था क्या? द आंसर इज यस। इसका मतलब ये एडवर्टाइजिंग इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बराबर। अब ऊपर वाले में आना, मैं ऊपर वाले से लिंक करके दे रहा हूं, यहां लिंकेज वगैरह नहीं है, बट आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ध्यान देना, ऊपर वाले केस में क्या ये जो एंटिटी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जो शॉपर स्टॉप के दुकान में स्लॉट खरीद रहा है, क्या ये स्लॉट वो किसी और के दुकान में परचेस कर सकता था क्या? मतलब क्या वो ऐसा कर सकता था क्या कि माल तो बेचा शॉपर स्टॉप को और स्लॉट खरीदा किसी और के दुकान का? सेंस बनता है क्या कुछ इस बात का? नहीं। इसलिए मैंने बोला स्लॉटिंग फीस वाले केस में उसको रेवेन्यू से डिडक्ट करके दिखाने का, बराबर। लेकिन ऊपर नीचे वाले केस में जहां एडवर्टाइजिंग का बात चल रहा है, क्या एडवर्टाइजिंग वन प्लस किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है करने के लिए? आंसर इज यस। मतलब माल किसी और को बेचने देगा और एडवर्टाइजिंग किसी और से करा लेगा, ये पॉसिबल है, बराबर। इसलिए इस केस में क्या करने का, इस केस में एडवर्टाइजिंग वाला जो सेक्शन है उसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानने का, और ये जो फोन बेचा शॉपकीपर को उसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानने का। इसका मतलब ये 10 लाख को हम रेवेन्यू से डिडक्ट करके नहीं दिखाएंगे, इसको हम सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। सबको समझता है मैंने क्या समझा है? परफेक्ट, चलो ठीक है, यहां ध्यान देना। अभी रीड करते हैं। इन सम अरेंजमेंट्स अ वेंडर अपने केस में कौन था? वन प्लस agrees to reimburse a reseller, reseller अपने केस में कौन था? शॉप रिटेलर था अपने केस में, बराबर। फॉर अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट incurred by the reseller to advertise the vendor's products, the determination of whether the payment from the vendor is in exchange for a distinct good or service at the fair value will depend on the careful analysis। वो बोलते हैं एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही सेम एग्जांपल यहां भी नीचे दिया हुआ है। सेम नहीं है बट काइंड ऑफ सिमिलर है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा। मैंने आपको एक हिंट दिया, हिंट ये ध्यान रखना कि क्या ये वन प्लस एडवर्टाइजिंग वाला जो सेक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी को दे सकता था? द आंसर इज यस। ऊपर वाले केस में, स्लॉटिंग फीस वाले केस में, शॉपकीपर को बेच रहे हो लेकिन स्लॉट किसी और के दुकान का खरीद रहे हो, सेंस नहीं बनता है, समझा? इसलिए अपन ने पहले वाले केस में बोला रेवेन्यू से डिडक्ट करके दिखा दो, सेकंड वाले केस में क्या बोला, इसको एक सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? फटाफट क्या करने का, इसको एक बार ये एग्जांपल को रीड कर लेने का। तो फटाफट अभी अगेन वीडियो पॉज करो, ये सेक्शन पढ़ो, एग्जांपल पढ़ो और नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओ। फटाफट पॉज करना वीडियो। डन विद दिस? ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज प्राइस प्रोटेक्शन। क्या है ये पॉइंट? प्राइस प्रोटेक्शन। ध्यान देना इसका मतलब क्या है, अगेन एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर अपन रीड कर लेंगे थियरी, ठीक है। अब प्राइस प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझना। सपोज एक कंपनी है लावा मोबाइल्स, सुना रहेगा बहुत पहले एक कंपनी आई थी, चाइना फोन वगैरह बनाती थी, अभी तो बंद भी हो गए, लावा मोबाइल्स, ठीक है। अगेन हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने वापस अपना बिजनेस वगैरह खोला, ठीक है। लावा मोबाइल्स ने क्या किया, 100 मोबाइल किसको ट्रांसफर किए? शॉप रिटेलर को ट्रांसफर किए। किसको ट्रांसफर किए? शॉप रिटेलर को ट्रांसफर किए। और शॉप रिटेलर को कितने में ट्रांसफर किया? लेट्स से ₹1 लाख पर मोबाइल। इतना महंगा होता नहीं है बट फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं इतना है करके, ठीक है। तो कितना होगा टोटल? 100 लाख। अब शॉप वाला पता है क्या बोलता है? शॉप वाला बोलता है मैं क्या पागल हूं क्या, वैसे भी तेरी कंपनी चल नहीं रही है, मैं तेरे से अगर 100 मोबाइल खरीद लूंगा 1 लाख रुपए में, और अगर नहीं बिका मेरे से, अगर मेरे शॉप में से किसी ने खरीदा ही नहीं, तो नुकसान किसका होएगा? शॉप वाले का होएगा ना। तो कोई भी शॉप वाला है ना लावा के फोन रखने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एक तो लावा बोलता है कि पहले आपको हमसे फोन खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद नहीं बिका तो कुछ नहीं,
क्योंकि शॉप वाले के लिए अगर आगे किसी शॉप में वन प्लस का फोन है, सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है और लावा का फोन है, कौन सा फोन बिकेगा? दोनों सब सेम रेट का है, तो ऑब्वियसली लावा का नहीं बिकेगा ना यार, बराबर। तो शॉप वाले के लिए खतरा क्या था? 100 फोन खरीद भी लेगा कस्टमर को बेचने के लिए, लेकिन अगर नहीं बिका तो कितना नुकसान? 100 लाख का नुकसान हो जाएगा उसका, राइट। तो इस केस में सुनना क्या बोलता है लावा। लावा बोलता है काम करना, टेंशन क्यों लेता है, आई विल गिव यू सम मिनिमम प्राइस गारंटी। सुनना भी इसका मतलब क्या है। एक तरफ शॉप वाले ने लावा को क्या कर दिया, 100 लाख ट्रांसफर कर दिया। लावा वाला बोलता है अगर तेरे से ये फोन नहीं बिके, तो तेरा इंटरेस्ट मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे अपफ्रंट एक 20 लाख का प्राइस प्रोटेक्शन देता हूं। ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है इधर, क्या दे रहा हूं? प्राइस प्रोटेक्शन। मतलब इनकेस अगर तेरे से एक भी फोन नहीं बिका तो तेरे को 20 लाख रुपया मैं दूंगा, बराबर। 20 लाख रुपया तेरे को मैं दूंगा, इसको बोलते हैं प्राइस प्रोटेक्शन। जहां शॉप वाला भी खुश ना, चल ठीक है 100 लाख डाला, 20 लाख का तो प्रोटेक्शन है ना, मतलब एक भी फोन नहीं बिका तो एटलीस्ट ये अपने को 20 लाख रुपया रीइंबर्स कर देगा, बराबर। मतलब जहां एक तरफ लावा एंटिटी इज रिसीविंग 100 lakhs एंड वन साइड इट इज पेइंग 20 lakhs एज अ प्राइस प्रोटेक्शन। तो उस केस में क्या इस प्राइस प्रोटेक्शन को सेपरेट ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाए या फिर इसको अपन रेवेन्यू से नेट ऑफ करके दिखाएंगे? तो यहाँ तो सिंपल केस है, बिकॉज ये प्राइस प्रोटेक्शन क्या वो किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है क्या? द आंसर इज नो, बराबर। जिसको फोन बेचा उसी को प्राइस प्रोटेक्शन देगा ना, तो उस केस में इसको भी हम क्या करेंगे, नेट ऑफ करके दिखाएंगे। मतलब इसको भी सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, रेवेन्यू में से ही डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा ये जो 20 लाख पे कर रहा है। इसका मतलब लावा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो रेवेन्यू बुक करेगा तो वो 100 lakhs माइनस 20 lakhs करके बुक करेगा। सबको समझता है वाला पार्ट? डन विद दिस पार्ट एज वेल। चलो रीड करते हैं। अ वेंडर, अपने केस में वेंडर कौन था? लावा मोबाइल्स। में अग्री टू रीएम्बर्स अ रिटेलर, अपने केस में रिटेलर वो शॉपकीपर, अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर शॉर्टफॉल इन द सेल्स प्राइस रिसीव्ड बाय द रिटेलर फॉर द वेंडर्स प्रोडक्ट्स over a specified period of time. Normally, such fees do not provide a distinct service and are treated as a reduction of transaction price. यहाँ कोई भी एग्जांपल वगैरह नहीं है, बट मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। फटाफट से एक और चीज रिकमेंड करूंगा, वीडियो पॉज करो और फटाफट देख लो। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? चलो ठीक है, फटाफट पॉज करके रीड करना पहले। चलो डन रीडिंग, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट नंबर 3 हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आएंगे ये वाले कंसेप्ट जो पेंडिंग है हमारे पास, ठीक है। क्लोज टू 20 क्वेश्चंस हैव बीन एडेड इन इंडियाज 115, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे जो सिर्फ किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इंडियाज 115 में अगर आप अभी देखोगे तो क्लोज टू 75-80 इलस्ट्रेशन वगैरह, तो वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, राइट। तो जो भी डिफिकल्ट है, मैं आपको ये बोलूंगा कि छोड़ो मत, एक बार फटाफट रीड कर लो, लेकिन जो भी ट्रिकी वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जहां मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो सकती है तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इलस्ट्रेशन नंबर 100 की तरफ, ठीक है। ध्यान देना, सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वगैरह है नहीं इसके अंदर, बहुत बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी जो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 100, जो एलडीआर का मार्क कराऊंगा, ये एलडीआर नहीं है, इसे अपन सॉल्व कर रहे हैं। एंटिटी सेल्स जिम मेंबरशिप फॉर 7500 पर ईयर टू हाउ मेनी कस्टमर्स? 100 कस्टमर्स, ठीक है। 100 कस्टमर है, 7500 का जिम मेंबरशिप बेच रहे, विथ एन ऑप्शन टू रिन्यू एट ए डिस्काउंट इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स एट ₹6000 पर ईयर। इन लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप एक साल का मेंबरशिप लोगे 7500 रुपीज में, और अगर आपने कंटिन्यू किया टू सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 6000 रुपया पे करना पड़ेगा, बराबर। तो इस केस में अब जब रेवेन्यू, मैं आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। जब अपन रेवेन्यू बुक करेंगे तो क्या ऐसे रेवेन्यू, जिम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो जिम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू कौन बुक कर रहा है? जिम बुक कर रहा है, ठीक है। जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम वाला जो है कंपनी, वो अभी कैसे रेवेन्यू बुक करेगा? क्या वो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू 7500 बुक करेगा एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर का रेवेन्यू 6000 बुक करेगा, या वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये 6000 वाला डिस्काउंट किसको दे रहे हैं? जो फर्स्ट ईयर का मेंबरशिप ले रहे हैं उसको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीज आर इंटरलिंक्ड। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि अगर मैं आपको बोलूं कि एफआर का बैच ले लो, बराबर 15000 रुपीज का, एसएफएम फ्री है, एसएफएम फ्री है। अगर एफआर लोगे तो एसएफएम फ्री है, वरना अगर एसएफएम आपको खरीदना है तो पैसे भरने पड़ेंगे, राइट। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि, और अगर आप एफआर और एसएफएम दोनों ले रहे हो तो एसएफएम फ्री है इसके ऊपर, तो मैं एफआर का कितना चार्ज कर रहा हूं? 15000 चार्ज कर रहा हूं, राइट।
और एफआर के साथ एसएफएम लिया तो एसएफएम फ्री में दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि एसएफएम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है कंपनी को? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं 15,000 के अंदर ही एफआर और एसएफएम दोनों का पैसा वसूल करता होगा ना। इट इज जस्ट लाइक दिस ओनली, कि जब वो ऐसा बोलता है कि फर्स्ट है का 7,500, सेकंड है का 6,000, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा प्राइस नहीं है कि फर्स्ट है का 7,500, सेकंड है का 6,000, वो कहीं ना कहीं आपसे फर्स्ट ईयर में ज्यादा चार्ज कर रहा है ताकि वो सेकंड और थर्ड ईयर में आपसे कम चार्ज कर सके, राइट? ठीक है, आगे देखते हैं। द एंटिटी एस्टिमेट्स एन एनुअल अट्रीशन रेट ऑफ 50% ईच ईयर। अट्रीशन मतलब उतने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सपोज 100 कस्टमर ने फर्स्ट ईयर में लिया तो सिर्फ 50 कस्टमर सेकंड ईयर में आएंगे और वो 50 में से सिर्फ और 50% थर्ड ईयर में आएंगे। इसका मतलब आपको लिख के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 100 है, राइट? ध्यान देना अंदर कैसे करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल ईयर नंबर 1 में कितने कस्टमर्स है? 100 कस्टमर्स है, राइट? तो ईयर नंबर 2 में कितने कस्टमर्स होंगे? इसका 50%, दैट इज 100 into 50%, that is how many customers? 50 कस्टमर्स। ईयर नंबर 3 में कितने ज्वाइन करेंगे, मतलब कितने रिन्यू करेंगे, ज्वाइन नए वाले नहीं। हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर वाले कितने गए और वही फर्स्ट ईयर वाले थर्ड ईयर में कितने गए, तो हम बोलेंगे और 50% कम हो जाएंगे, तो इसका 50%, दैट इज हाउ मच? 25 कस्टमर। सबको समझा? देखो हमको यही कस्टमर्स को देखना है जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए और सेकंड और थर्ड ईयर तक कंटिन्यू किए। जो सेकंड में नए नए ज्वाइन करे, थर्ड में नए नए ज्वाइन करे, उसका अपने को लेना देना है ही नहीं, बराबर? हम कितना चार्ज कर रहे हैं? हम चार्ज कर रहे हैं ईयर 1 का 7,500, ईयर 2 एंड ईयर 3 का ₹6,000, बराबर? तो रिसीव कितना करेगा कंपनी ईयर 1 में? कंपनी ईयर 1 में रिसीव करेगा 7,50,000। कंपनी ईयर 2 में रिसीव कितना करेगा? वो ईयर 2 में रिसीव करेगा 30,000 और ईयर 3 में कितना रिसीव करेगा? वो 15,000। सबको समझा? लेकिन क्या वो ईयर 1 में 7,50,000 का रेवेन्यू बुक कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। मैंने बराबर लिखा है क्या जीरोस? ये एक जीरो इधर आ जाएगा और ये 1,50,000 हो जाएगा, बराबर? हाँ। क्या कंपनी फर्स्ट ईयर में पूरा 7,50,000 बुक करेगा क्या? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं जब वो सेकेंड ईयर में कम चार्ज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर रहा है, बराबर? थर्ड ईयर में चार्ज कम क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर में ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो उस केस में कंपनी रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? ध्यान देना, इट इज वेरी सिंपल। टोटल निकालने का इसका 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 विच कम्स टू 12 लाख, बराबर? और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स विच इज 175 कस्टमर। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्राइस पर कस्टमर फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स। तो मैं बोलूंगा 12 लाख डिवाइड बाय 175। तो हम अगर कंप्यूट करने का कोशिश करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 12 लाख डिवाइड बाय 175 which gives me 6857.14 which is equal to 6857.14। तो अगर मैं बोलूं कंपनी ने ईयर 1 में रिसीव कितना किया? रिसीव इतना किया, लेकिन रेवेन्यू कितना बुक करना है फर्स्ट ईयर में? तो हम बोलेंगे रेवेन्यू बुक्ड शुड बी 100 इंटू 6857.14। सेकेंड ईयर में रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? सेकेंड ईयर में बुक करेंगे 50 इंटू 6857.14। थर्ड ईयर में कितना बुक करेंगे? थर्ड ईयर में करेंगे 25 इंटू 6857.14। मतलब फर्स्ट ईयर में हमने रिसीव ज्यादा किया लेकिन रेवेन्यू कम बुक करेंगे। रिमेनिंग क्या बुक करेंगे? लाइबिलिटी बुक करेंगे। वो लाइबिलिटी जो सेकंड और थर्ड ईयर में क्या होगी? रिवर्स होगी। सबको समझा? बेसिक सा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इधर पूछा गया था हमसे, यही पूछा था कि डिटरमाइन द अमाउंट of revenue to be recognized in the first year and the amount of contract liability against the option given to the customer। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक करेगा, तो आप ये टोटल निकाल लो और बाद में चेक कर लेना उसको। सबको समझा? सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है? डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको डिस्कस करना था। उसके बाद हम आएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है? ध्यान देना, रीड कर रहा हूँ, पहले हो सके तो खुद रीड करना, उसके बाद रिज्यूम करके प्ले करना। कंपनी डी लिमिटेड प्रोवाइड्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। क्या प्रोवाइड करता है? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। डी लिमिटेड एंटर्स, थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक सेकेंड। डी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद अ मल्टीनेशनल ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग कंपनी एफ लिमिटेड, बराबर? मतलब क्या करता है कंपनी? ध्यान से सुनना। अभी यहां कितनी कंपनीज? यहां 3 कंपनीज हो जाएगी। एक तो है कंपनी डी, बराबर? ये क्या करता है? ये कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लेता है टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब ये कंपनी डी खुद एडवर्टाइज नहीं करता है, ये किसी को क्या कर देता है? ये किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कर देता है? सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। और वो किसको करता है सब कॉन्ट्रैक्ट?
एफ लिमिटेड को। सबको समझा यहाँ हो क्या रहा है? ठीक है। अब मतलब एफ लिमिटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करेगा वो किसके बिहाफ पे करेगा? वो डी के बिहाफ पे करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, मैं मिटा देता हूं ये वाला पार्ट। अंडर द सब कॉन्ट्रैक्ट एफ लिमिटेड प्लेसेस ऑल ऑफ द डी लिमिटेड कस्टमर्स एडवर्ट्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स। डी लिमिटेड नोट्स दी फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, डी लिमिटेड वर्क्स डायरेक्टली विद द कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर एडवर्टाइजिंग नीड्स बिफोर प्लेसिंग एडवर्ट्स। मतलब कस्टमर से ये जो भी एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाना है, कैसा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, विजुअल्स कैसे होने चाहिए, वो डी और कस्टमर आपस में बात करते हैं। बराबर, यहां तीन लोग हैं, एक है कस्टमर, एक है डी और एक है एफ। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हम फिलहाल डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही कस्टमर से बातचीत करता है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाना है, ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट, डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द एडवर्ट मीट्स द कस्टमर नीड्स आफ्टर द एडवर्ट इज प्लेस्ड। इसका मतलब भले ही डिजाइनिंग वगैरह एडवर्टाइजमेंट का एफ करता है, भले ही उसको एडवर्टाइजमेंट को दिखाता एफ है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए डी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सपोज एफ ने अगर एडवर्टाइजमेंट में कुछ गड़बड़ घोटाला किया तो कस्टमर जाके एफ को नहीं पकड़ेगा, कस्टमर जाके डी को पकड़ेगा। बराबर, तो आइडियली प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है ये सब चीजों के लिए? डी रिस्पॉन्सिबल है। बराबर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डी लिमिटेड डायरेक्ट्स एफ लिमिटेड ओवर विच एडवर्ट टू प्लेस एंड व्हेन टू प्लेस। मतलब डी ही बताएगा एफ को कि कब दिखाना है, कहां दिखाना है। ठीक है, डी डज नॉट बेयर द इन्वेंट्री रिस्क बिकॉज देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट विद एफ लिमिटेड। यहां तो वैसे भी एडवर्टाइजमेंट का बात है, कोई इन्वेंट्री का बात आना भी चाहिए नहीं। उसके बाद डी डज नॉट हैव डिस्क्रिप्शन इन सेटिंग द प्राइसेस बिकॉज फीस आर चार्ज्ड बेस्ड ऑन एफ लिमिटेड शेड्यूल्ड रेट्स। मतलब डी यहां प्राइस वगैरह जो कस्टमर को कोट करेगा वो डी डिसाइड नहीं करता है, वो क्या करता है, वो देखता है एफ का एक शेड्यूल्ड रेट्स है, उस रेट के हिसाब से ही डी कस्टमर को क्या करता है, चार्ज करता है। तो क्वेश्चन इज डी प्रिंसिपल है कि एजेंट है। तो अगर अपन देखें कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी ऑब्लिगेशंस है वो किसको फुलफिल करने हैं, वो डी को फुलफिल करने हैं, लेकिन प्राइसिंग जो है वो नीचे कहीं ना कहीं बोलता है कि एफ के शेड्यूल्ड रेट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। प्राइसिंग से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली प्राइमरीली ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? डी इज रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज अगर कुछ भी घोटाला हुआ कस्टमर क्या एफ को पकड़ सकता है क्या? नो, कस्टमर विल हेल्ड डी लिमिटेड एज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो इस केस में डी इज एन प्रिंसिपल। सबको समझता है वाला पार्ट? डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर। बराबर, 102 इज एन एलडीआर क्वेश्चन। प्लीज इसको एलडीआर मार्क कर लेना, एग्जाम में 4 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। चलो ठीक है, रीड करते हैं। एन एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कंप्यूटर्स दैट इंक्लूड एन एश्योरेंस टाइप वारंटी फॉर द फर्स्ट 90 डेज। मतलब कंपनी क्या करता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है, बेचता भी और साथ में फर्स्ट 90 डेज की फ्री वारंटी भी देता है। उसके अलावा द एंटिटी ऑफर्स एन ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान अंडर विच इट विल रिपेयर और रिप्लेस एनी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 years। बराबर, फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द एश्योरेंस टाइप वारंटी। इसका मतलब कंपनी क्या करता है, कंपनी सबसे पहले तो 90 डेज का फ्री वारंटी देता है प्लस 3 years की एक्सटेंडेड वारंटी देता है। आप कभी भी क्रोमा वगैरह के शॉप में जाओगे तो ऐसा ही होता है, वो बोलते हैं कि 1 साल की फ्री वारंटी है, उसके बाद आपको चाहिए तो आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेस कर सकते हो। बराबर, तो ऐसे केस में हम 115 में क्या बोलते हैं कि ये जो कंप्यूटर के साथ फ्री की 90 डेज की वारंटी आ रही है वो तो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दिस इज वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बराबर, लेकिन ये जो एक्सटेंडेड वारंटी सेल कर रहा है दिस इज अनदर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब यहां इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहां पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बराबर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंस the optional extended coverage plan is sold separately, the entity determines that the 3 years of extended coverage represent a separate performance obligation, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही हमने डिस्कस किया। ऐसा क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया। The total transaction price for the sale of computer and the extended warranty is 36,000। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, 36,000। मतलब रेवेन्यू का अमाउंट कितना है, 36,000। मतलब 36,000 कितने चीज का अमाउंट है, ये 2 चीज का अमाउंट है। बराबर, 36,000 इज फॉर कंप्यूटर प्लस 90 डेज प्लस 3 years का एक्सटेंडेड वारंटी। आगे बात करते हैं। द एंटिटी डिटरमाइंस दैट the standalone selling prices of the computer and the extended warranty is 32 and 4,000 respectively। मतलब क्वेश्चन कितना आसान कर दिया गया आपके लिए। बोलता है टोटल में कितना चार्ज करते हैं, 36,000, आउट ऑफ विच 32,000 is for this performance obligation and
4,000 इज फॉर द एक्सटेंडेड वारंटी, बराबर। 32,000 का जो ये जो प्राइस है वो हम कब बुक करेंगे, ये पूरा का पूरा प्राइस हमको डे 1 पे बुक करना होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बेच दिया, ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, डे 1 पे रेवेन्यू बुक कर सकते हो। लेकिन ये जो 4,000 रिसीव किया है फॉर एक्सटेंडेड वारंटी, ये तुम्हारा डे 1 का रेवेन्यू नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स तुमको बुक करना चाहिए। क्या डे 1 पे अपन एक भी रुपया बुक कर सकते हैं? द आंसर इज नो। पैसा डे 1 पे रिसीव हो गया, लेकिन बुक डे 1 पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये अक्रू नहीं हुआ अब तक। अक्रू कभी होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्रू होगा, बराबर। तो डे 1 पे भले ही आप इसको रिसीव कर लोगे, लेकिन रेवेन्यू बुक कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। तो मैं बोलता 32,000 जो है वो डे 1 पे रेवेन्यू हो जाएगा, और ये जो 4,000 है ये डे 1 पे आपके लिए क्या दिखने वाला है? एज अ लाइबिलिटी, प्री रिसीव्ड इनकम, जिसको हम आईपीसी लेवल पे बोला करते थे, बराबर। इस इंड AS 115 के अंदर इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। सबको समझता है? सिंपल पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज 14,400। इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज 14,400। 14,400 का कॉस्ट है, और आपने बेचा कितने में? 36,000 में बेचा है। आइडियली कंप्यूटर तो आपने 32,000 में बेचा है, बट टोटल आपने कितना रिसीव किया? 36,000 रिसीव किया है। मतलब बहुत भयंकर अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया है। मैं बताऊंगा एंट्री वगैरह कैसे पास करेंगे। आगे देखो क्या बोलता है। फर्दरमोर द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस it will incur rupees 2,000 in cost to repair defects that arise within 90 days coverage period for the assurance type warranty। मतलब ये जो 90 डेज का वारंटी दे रहा है, इसके ऊपर भी कंपनी एस्टिमेट करता है कि आउट ऑफ दिस टोटल 90 डेज का वारंटी 2,000 का खर्चा कंपनी को इंकर करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई वारंटी का खर्चा है जो कंपनी को इंकर करना पड़ सकता है, तो उस हम इंड AS 37 के अंदर पढ़ते हैं प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंटिजेंट एसेट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई खर्चा इंकर करना पड़ेगा, तो आपको क्या बनाना चाहिए? उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। सबको समझता है वाला पार्ट? ठीक है, हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। एक बार वो जो एक्स्ट्रा 2,000 इंकर करना है उसको साइड में रख दो। पहले आपको बताता हूं एंट्री कैसे आएगी। सबसे पहले ये जो कंप्यूटर बेचना खरीदना है कंपनी का धंधा है, बराबर। तो उस केस में जब कोई भी आपका सामान बेचना खरीदना धंधा होता है, तो आप जो भी एंट्री पास करोगे वो COGS और रेवेन्यू फॉर्मेट में पास करोगे। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना। नॉर्मली हम एंट्री कैसे पास करते हैं? हम बोलते हैं क्या क्या मिला हमको? पैसा मिला। हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। कितना आया? 36,000। आप बोलते हैं हमने क्या बेचा? 2 कंप्यूटर बेचा। कंप्यूटर जो बेचा उसका कैरिंग अमाउंट कितना था? 14,400, बराबर। उसके अलावा हम जो 36,000 रिसीव कर रहे हैं उसमें से मैंने बताया था 4,000 डे 1 पे आप क्या बुक करोगे? आप लाइबिलिटी की तरह बुक करेंगे, जिसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, बिकॉज ये डे 1 पे अक्रू नहीं हुआ है, बराबर। तो कितना आ गया? 4,000। आप बोलोगे रिमेनिंग क्या हो गया? मेरा गेन का अमाउंट होगा, तो आप बोल दोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसी एंट्री आप पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ कंप्यूटर बेचना खरीदना आपका बिजनेस है, बराबर। तो उस केस में हम COGS और रेवेन्यू फॉर्मेट में एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपका जो भी कंप्यूटर जो बेचा उसका कॉस्ट कितना था? तो कॉस्ट था 14,400। तो जितना भी कॉस्ट था पहले आप वो COGS में ट्रांसफर करोगे। इसका मतलब मेरा इन्वेंट्री कम होएगा कि नहीं होएगा? इन्वेंट्री कम होएगा, तो मैं बोलूंगा 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में से क्या कम हो रहा है? मेरा कंप्यूटर कम हो रहा है, बराबर। 2 हो जाएगा इन्वेंट्री। 2 इन्वेंट्री। कितना इन्वेंट्री कम हो रहा है? 14,400 का इन्वेंट्री कम हो रहा है। और कहां जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला जाएगा, बराबर। उसके बाद आप एंट्री मारोगे, अब आपने सेल किया तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर। 2 बोलेंगे 2 रेवेन्यू, ठीक है। बैंक से कितना पैसा मिला? 36,000। पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। ऊपर बताया ना 36 में 32 डे 1 पे अक्रू हो गए, तो 32 हम क्या बुक करेंगे? एज अ रेवेन्यू बुक करेंगे, और रिमेनिंग 4,000 हम क्या बोलेंगे? 2 कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कितना रहेगा वो आपके लिए? 4,000, बराबर। ये हम ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स बुक करेंगे, ठीक है। सबको समझा क्या? अब फर्क क्या हुआ? देखो, ये जो फर्स्ट एंट्री हमने रॉन्ग पास की थी ना, ये रेवेन्यू COGS फॉर्मेट वाली एंट्री नहीं है। कंप्यूटर बेचना खरीदना बिजनेस है आपका, तो यहाँ इन्वेंटरी हो जाएगी कंप्यूटर आपके लिए। तो हमेशा आप ऐसे फॉर्मेट में ही एंट्री पास करोगे। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तो दोनों केस में सेम ही आएगा, लेकिन जो आप रेवेन्यू दिखाओगे उससे फर्क पड़ जाएगा ना यार। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी का हम प्रॉफिट एंड टर्नओवर देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, क्लियर। तो उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। उसके अलावा क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि 2,000 का उनको खर्चा इंकर करना पड़ सकता है फॉर दी वारंटी वगैरह। तो उस केस में क्या बोलेगा? वारंटी एक्सपेंस। क्यों? कंपनी को पता है ना इंकर करना पड़ेगा, तो कंपनी सबसे पहले क्या बुक करेगा? एक्सपेंस। कितने का बुक करेगा?
2000 का बुक करेगा। लेकिन क्या कंपनी ने डे वन पे इसको इंकर कर दिया क्या? द आंसर इज नो। तो वो क्या बुक करेगा? टू प्रोविजन बुक करेगा, बराबर, कि फ्यूचर में इंकर करना पड़ सकता है और ऐसा लग रहा है आज देख के कि इंकर करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर वारंटी। सबको समझा? तो ये आपका ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और ये आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, बराबर। इंडेक्स 37 में यही तो सीखते हैं, हम और क्या सीखते हैं? सबको समझा? तो यहाँ एक तरह की 3 एंट्री हम पास कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री है आप इसको कंबाइन करके भी दिखा सकते हो। मॉड्यूल ने सेकंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन करके ही दिखाया हुआ है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, देखो कैसे हुआ है। कैश या ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा अगर पैसा नहीं मिला तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, बराबर। टू वारंटी एक्सपेंस डेबिट, इन्होंने कंबाइन एंट्री पास की है। टू अक्रूड वारंटी एक्सपेंस, ये आपका जाएगा प्रोविजन के अंदर। टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बुक करेंगे। और टू रेवेन्यू 32,000, और देखो सीओजीएस और इन्वेंट्री वाली एंट्री पास की हुई है इधर। सबको समझता है यहाँ क्या किया हुआ है? ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान वगैरह दिया हुआ है, एक बार ज्ञान को रीड कर लेना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अलग अलग एंट्री पास करेगा, कंबाइन एंट्री पास करे, एक बार में बता दो ना। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो ये क्वेश्चन में एक साथ में कंबाइन एंट्री पास की है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 103, उसमें अलग अलग एंट्री पास की है। सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है चेंज इसके अंदर, बराबर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ एंट्री अलग अलग पास की है। अब क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ अलग अलग पास करो, तुमको बेटर वे में समझता है तो। अगर तुमको जमता है कंबाइन तो कंबाइन पास करो, तुम्हारी मर्जी, बराबर। 103 क्योंकि सेम है 102 की तरह, तो इसको आप होमवर्क में कवर कर लेना, ठीक है। प्लीज 102 को आप एलडीआर मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन था वो। उसके बाद हम देखते हैं और कोई सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है क्या हमारे पास। नहीं, अभी ये 107 वाले क्वेश्चन से करने के लिए हमको जो थर्ड पॉइंट हमने होल्ड पे रखा था वो हमको रिवाइज करना पड़ेगा, बराबर। तो जितने भी क्वेश्चन एक बार किए तो हो सके पहले उसको फटाफट रिवाइज कर लो, फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो बढ़ जाते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट की तरफ। ध्यान रखना सबसे पहले तो इस थर्ड कंसेप्ट को आप एलडीआर मार्क कर लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। ध्यान से सुनना हेडिंग क्या बोलता है, लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मेरी बुक है एफआर डाइजेस्ट, इसका जो भी आईपीआर राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो मेरे पास है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स वगैरह इसका सब मेरे पास है, बराबर। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये जो मेरी एफआर डाइजेस्ट है, इसको बेचने का मैंने 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट या इसको बेचने का मैंने लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब जिसको मैंने ट्रांसफर किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइसेंस एटी एकेडमी को ट्रांसफर कर दिया और मैंने एटी एकेडमी को बोला कि आपके पास अभी लाइसेंस है कि आप 5 साल तक इसको बेचना अपने हिसाब से, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेज हियर इज, यहां दो लोग हो गए इधर, एक तो मैं हु इज मिस्टर एके, और एक इधर हो गई एटी एकेडमी, बराबर। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो मिस्टर एके ने एटी एकेडमी को एक लाइसेंस बेचा, बराबर। लाइसेंस क्या है? एफआर डाइजेस्ट को बेचने का लाइसेंस, उसका कॉपीराइट्स वगैरह बेच दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, क्लियर। अब ऑब्वियसली एटी बदले में क्या देगा? मुझे कंसिडरेशन देगा। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, बिकॉज रेवेन्यू मैं रिसीव कर रहा हूं। द क्वेश्चन इज, ये जो मैं पैसा रिसीव करूंगा एटी एकेडमी से, क्या मैं इसको डे वन पे पूरा रेवेन्यू बुक कर लूं या मैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स बुक करूंगा, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, बराबर। तो नॉर्मल लॉजिक से अपन क्या लगा सकते हैं कि अरे 5 साल का लाइसेंस बेचा तो 5 साल तक बुक करने का नहीं। अब स्टैंडर्ड यहां क्लियरली ये बोलता है कि जब आप ऐसे कोई भी कॉपीराइट वगैरह को बेचने पे जो भी पैसा रिसीव करते हो, उस पे हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे, उसका मॉडल ही पूरा अलग है। मतलब जो हम इंडेक्स 115 के अंदर 5 स्टेप मॉडल वगैरह पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है यहाँ, मतलब वो एक बार भूल जाने का। यहाँ इसका अपना एक अलग मॉडल है जिसके हिसाब से हमको असेस करना है कि डे वन पे पूरा बुक किया जाए या 5 साल में बुक किया जाए, बराबर। देखो खुद ही बोलता है यहाँ, आ जाओ पढ़ते। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फॉर लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्जांपल सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट। कभी मैंने मूवी बनाया, मूवी का राइट किसी को बेच दिया। मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक, फ्रेंचाइजी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, डिफर्स फ्रॉम द रिकॉग्निशन मॉडल फॉर अदर प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। वो खुद ही बोलता है कि इसका रेवेन्यू बुक करने का जो मॉडल है वो डिफर करने वाला है फ्रॉम द अदर प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। तो उस केस में वो बोलता है या तो हम वो थ्रू आउट द लाइसेंस पीरियड बुक करेंगे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स बुक करेंगे, या फिर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब डे वन पे पूरा बुक कर लेंगे। अब वो देखो यहाँ ये ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कब बुक करेंगे, और बी वाला केस बोलता है हम पूरा डे वन पे ही कब बुक कर लेंगे, बराबर, ठीक है। अब एक बार के लिए ये थियरी वगैरह मत पढ़ना,
पहले मैं आपको एक कंसेप्ट एग्जाम्पल के तो जैसे हम समझते आ रहे हैं वैसे एग्जाम्पल को तो एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद हम असेस करेंगे कि हमको कुछ समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, ध्यान देना। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल से अपने को समझना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल लेने का ट्राई करेंगे और फिर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज ऐसा हुआ, इधर है मुंबई इंडियंस, छोड़ो मुंबई इंडियंस बाद में लेते हैं अपन। इधर है मिस्टर AK, बराबर, और इधर है AT लिमिटेड, AT एकेडमी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सिनेरियो हमने बात किया था, FR डाइजेस्ट का राइट्स मैंने बेच दिया, बराबर। मैंने क्या किया, FR डाइजेस्ट जो मेरी कंसेप्ट बुक है इसका मैंने क्या कर दिया, राइट्स कॉपीराइट वगैरह सेल कर दिया AT एकेडमी को, बराबर। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है ध्यान से देखना। एक बार FR डाइजेस्ट मैंने बनाया और मैंने राइट्स दे दिया, बराबर। सपोज मैंने एडिशन 4 का राइट्स क्या कर दिया, बेच दिया, बराबर। अब जब मैंने एडिशन 4 का राइट्स वगैरह बेच दिया, किसको बेचा मैंने, AT एकेडमी को बेचा। तो AT एकेडमी ने मुझे अपफ्रंट पेमेंट दे दिया, सीधा सीधा कितने लाख का, 5 लाख रुपीज का अपफ्रंट पेमेंट दे दिया। और राइट मैंने कितने साल के लिए बेचा, लेट्स से 5 ईयर्स के लिए बेचा। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि AT एकेडमी ने एडिशन 4 का ले लिया मेरे से कॉपीराइट, अब AK को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, AK का काम यहां समाप्त हो गया। AK ने अपना एडिशन 4 बेच दिया। 5 साल में ऐसा नहीं बोला है कि AK को एडिशन 5 बना के भी उसका राइट AT के पास जाएगा, एडिशन 6 अगले साल अपडेट करके उसका भी राइट AT के पास जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एडिशन 4 बनाई, उसका एडिशन 4 का 5 साल का राइट्स बेच दिया। तो अब हमको देखना है कि AK के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा किसने रिसीव किया, पैसा तो AK ने रिसीव किया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ये देखो कि जब इसने ये 5 साल का राइट बेच दिया तो क्या बेचने के बाद AK के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन वगैरह है क्या। तो हम देखते हैं क्या AK को बुक अपडेट वगैरह करना है 5 साल में, नहीं। क्या AK को अपना गुडविल वगैरह मेंटेन करना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है अपना खुद का, द आंसर इज नो। मतलब AK के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं है। तो जब AK ने ऐसा कोई लाइसेंस ट्रांसफर किया है जहां ट्रांसफर करने वाली पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आता है आफ्टर ट्रांसफरिंग द कॉपीराइट लाइसेंस वगैरह, तो उस केस में हम कब बुक करने का, ये पूरा का पूरा रेवेन्यू डे 1 पे बुक करने का। कब बुक करने का, डे 1 पे बुक करने का। सबको इतना समझता है वाला पार्ट। प्लीज एग्जांपल पे एग्जांपल जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा माइंड में, एक बार हटा दो। ये वाला एग्जांपल समझता है आप लोग को कि जहां मैंने 5 साल का राइट्स बेचा और बेचने के बाद AK के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन अभी नहीं बनता है कुछ भी मेंटेन वगैरह करने का, तो उस केस में हम बोल देंगे बात खत्म, क्या हो गया, डे 1 पे रेवेन्यू बुक कर लिया जाए। सबको इतना वाला पार्ट समझता है, ठीक है। अब एक तरफ एग्जाम्पल नंबर 2 उठाते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है मॉडल वाला एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टीम का नाम सुना है, मुंबई इंडियंस, बराबर, IPL की टीम है, बराबर। अब ये जो मुंबई इंडियंस के मर्चेंडाइज वगैरह होते हैं, मुंबई इंडियंस के टी शर्ट, कैप्स, वो मुंबई इंडियंस खुद नहीं बनाता है, बराबर। आपने देखा रहेगा ना, काफी सारे जो स्पेक्टेटर्स वगैरह रहते हैं, जो भी जितने मुंबई इंडियंस के फैन फॉलोअर्स रहते हैं, वो मुंबई इंडियंस की टी शर्ट पहन के आते हैं, बराबर। ओरिजिनल वाली बात कर रहा हूँ, जो स्टेशन के बाद 200 की मिलती है वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल वाली। तो लेट्स से मुंबई इंडियंस ने लाइसेंस दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years टू हुम, टू नाइकी, ऑफिशियल पार्टनर है, ऑफिशियल जर्सी पार्टनर नाइकी, बराबर। उसको लाइसेंस दिया कि आप चाहो तो, नाइकी को लाइसेंस दिया कि 5 साल तक मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल जर्सी वगैरह फॉर फैंस, मुंबई की जो भी जर्सी वगैरह रहेगी फॉर फैंस, आप बनाओ, जैंस नहीं रहे, फॉर फैंस, हाँ, आप बनाओ और बेचो, बराबर। 5 साल का ऐसा लाइसेंस मैंने दिया, ठीक है, फॉर फैंस। कौन बनाएगा, नाइकी बनाएगा। अब नाइकी ने क्या किया, मुंबई इंडियंस को बहुत हेवी पेमेंट किया रहेगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइकी के लिए तो बहुत सारा सेल होने वाला है ना, बिकॉज मुंबई के फैन फॉलोअर्स बहुत और पागल होते हैं ऐसे लोग जिसके पास पैसा होता है, भर भर के जर्सी खरीदते हैं, पूरे खानदान के लिए खरीदते हैं, बराबर। तो नाइकी ने कितना पेमेंट दिया, नाइकी ने 5 करोड़ रुपीज का पेमेंट दिया। सबको समझाए वाला पार्ट, मतलब मुंबई ने अपने जो ऑफिशियल मर्चेंडाइज है उसको बनाने का लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया नाइकी को, नाइकी बनाएगा, कस्टमर वगैरह को बेच सकता है 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। नाइकी ये भी बोलता है, नाइकी ने अभी ऐसा कंडीशंस रखी है, व्हाई, बिकॉज नाइकी लाइसेंस परचेस कर रहा है ना, तो लाइसेंस परचेस पर नाइकी ने कंडीशंस रखी है। कंडीशंस क्या रखी है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है
मुंबई इंडियंस की जो टीम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं, फॉर मेंटेनिंग गुडविल ऑफ टीम। इसका मतलब क्या है, मुंबई इंडियंस के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि आपको अपना नाम एटलीस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाइकी वगैरह को लाइसेंस बेचा 5 साल का और मुंबई ने आईपीएल में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, मैच फिक्सिंग वगैरह कर दिया मुंबई ने। तो उस केस में जहां मुंबई ने ऐसा मैच फिक्सिंग वगैरह किया है, तो आप बताओ ऐसा कोई फैन जर्सी खरीदेगा क्या मुंबई का? नहीं। तो कहीं ना कहीं नाइकी ने क्या बोला, 5 साल का लाइसेंस तो लूंगा, लेकिन ड्यूरिंग दोस 5 ईयर्स उसने मुंबई को बोला कि आपको अपना एटलीस्ट नाम वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नाम वगैरह मेंटेन करके रखो, मैच अच्छे से खेलो, क्वालिफाई वगैरह और चीटिंग वगैरह मत करो, ऐसा मेंटेन वगैरह करके रखो अपना नाम, ताकि जब आपका नाम मेंटेन होगा तो बहुत सारे फैंस आएंगे जर्सी खरीदने के लिए, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब रेवेन्यू कब बुक किया जाए मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पैसा तो मुंबई को मिल रहा है, तो मुंबई इंडियंस रेवेन्यू कब बुक करेगा, डे 1 पे की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन अपने आपसे ये पूछने का, क्या ये लाइसेंस वगैरह ट्रांसफर करने के बाद मुंबई के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है क्या? ऑब्लिगेशन तो है। क्या ऑब्लिगेशन है? टू मेंटेन द ब्रांड नेम, बराबर, इतना सिंपली बोल दो, मेंटेन देयर ब्रांड नेम। तो उस केस में जो ऑब्लिगेशन है, तो रेवेन्यू कैसे बुक करने का, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बुक करने का। सबको समझता है वाला पार्ट? देखो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपके लिए डाल दिया है। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या बोलता है सुनो, ये 3 कंडीशन वगैरह है, एक बार रीड कर लेते हैं, सुनो क्या बोलता है। राइट टू एक्सेस आईपी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब लाइसेंस वगैरह, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू कब बुक करेंगे? रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तब बुक करेंगे जब ऑल द क्राइटेरियाज मस्ट बी मेट। सबसे पहला, द एंटिटी इज रिक्वायर्ड, एंटिटी मतलब अपने केस में या तो मुंबई इंडियंस ले लो या मिस्टर ए के ले लो, एग्जांपल नंबर 1 में, इज रिक्वायर्ड और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लाइसेंस्ड आईपी। मतलब मेरे वाले एग्जांपल में मैंने मुंबई को बोला था कि ब्रांड नेम वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बराबर। उसके अलावा द लाइसेंस एक्सपोजेस द कस्टमर, अपने केस में कस्टमर वाज नाइकी, द लाइसेंस एक्सपोजेस द कस्टमर टू एनी इफेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी। मतलब अगर कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने कुछ कांड किया तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट किस पे आएगा, लाइसेंस होल्डर पे आएगा, मतलब नाइकी कंपनी के ऊपर आएगा। उसके अलावा द एंटिटीज एक्टिविटीज आर नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या, प्लीज ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं ब्रांड नेम वगैरह मेंटेन करने के लिए क्या मुंबई इंडियंस नाइकी से अच्छा रिलेशन बना के रखेगा क्या? नहीं, मुंबई इंडियंस को अपना ब्रांड नेम मेंटेन करने के लिए आईपीएल में ढंग से रहना पड़ेगा, बराबर। क्या आईपीएल में ढंग से रहना इज अ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स नाइकी? क्या नहीं, ध्यान से सुनना। क्या मुंबई को नाइकी वगैरह के सामने अच्छे ब्रांड नेम मेंटेन करना है क्या? नाइकी के साथ अच्छा ब्रांड नेम मेंटेन करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नाइकी ने बोला आप आईपीएल में अच्छा ब्रांड नेम मेंटेन करना। मतलब ये जो आईपीएल में अच्छा ब्रांड नेम मेंटेन करना है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट बिटवीन नाइकी एंड मुंबई इंडियंस, इट इज बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड आईपीएल। प्लीज ध्यान से समझने का ट्राई करो। देखो क्या बोलता है इधर, द एंटिटीज एक्टिविटीज आर नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो एंटिटी को ब्रांड नेम मेंटेन करना है वो कहीं थर्ड जगह पे मेंटेन करना है, नाइकी ना कि नाइकी के साथ मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक और नीचे एग्जांपल दिया हुआ जो कि एग्जांपल नंबर 3 बन सकता है आपका। ये थर्ड वाला पॉइंट आपको और बेटर समझेगा जब आप एग्जांपल नंबर ये वाला आप भी जो अपन रीड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। अब यहां पोगो और छोटा भीम भी आ गया, मस्त मस्त एग्जांपल है इधर, ध्यान देना। पोगो हैज क्रिएटेड अ पॉपुलर टेलीविजन शो कॉल्ड छोटा भीम, ठीक है। पोगो ग्रांट्स अ 3-year लाइसेंस टू टॉय मैन्युफैक्चरर। मतलब यहां द एंटिटी इज पोगो, पागो नहीं पोगो, बराबर। इसने किसको बेचा लाइसेंस? 3 years का लाइसेंस बेचा किसी टॉय कंपनी को, बराबर। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? हम पोगो चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। हाँ, उसने क्या लाइसेंस बेचा कि वो टॉय कंपनी छोटा भीम के प्रोडक्ट वगैरह बना सकता है और बेच सकता है, ठीक है। आगे, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पोगो विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द शो, कहां जाएगा? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पोगो विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द शो, पॉपुलराइज द कैरेक्टर, कैरी आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज। मतलब ये 3 साल में टॉय कंपनी ने क्या बोला कि पोगो सिर्फ 3 साल का लाइसेंस देकर छुटकारा नहीं पालेगा, पोगो को 3 साल का लाइसेंस ट्रांसफर करने के बाद भी वो शो को बराबर अच्छे से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पॉपुलराइज करना पड़ेगा, मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी वो शो की, बराबर। ये टॉय वाली कंपनी ने क्या रखा, उसके ऊपर कंडीशन रख दिया। तो इस केस में मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, क्या लाइसेंस ट्रांसफर करने के बाद पोगो चैनल के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है? द आंसर इज यस। तो उस केस में हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। देखो क्या बोलता है, टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एंड सेल्स छोटा भीम टॉयज। इन दिस केस द लाइसेंस provides access to Pogo's intellectual property.
पोगो विल अंडरटेक एक्टिविटीज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द आईपी बाय प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द शो डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था यहाँ। अभी हम क्या करते हैं, हम ये पूरे सोल्यूशन को हमारे जो 3 कंडीशनों से लिंक करते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, the entity is required or reasonably expected to undertake activities that significantly affect the licensed IP। क्या entity अपने केस में कौन है, पोगो। इस पोगो reasonably expected to undertake some activities, yes, शो बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूस वगैरह करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पॉपुलराइज करना पड़ेगा, बराबर। वो देखो यही बोलता है, इन दिस केस द लाइसेंसी प्रोवाइड्स एक्सेस टू पोगोस IP। Pogo will undertake activities that significantly affect the IP by producing, marketing of the show, development of the characters। ठीक है, आगे सेकंड कंडीशन ये बोलता है, द लाइसेंस एक्सपोजेस द कस्टमर टू एनी इफेक्ट्स। हाँ, द आंसर इज यस, बिकॉज अगर पॉपुलराइज वगैरह नहीं किया तो इसके टॉय में छोटा बिंग के प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं, बराबर। तो आगे देखो यही बोलता है, टॉय मैन्युफैक्चरर इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बाय पोगोस एक्टिविटीज, दैट इज हाउ द शो इज रिसीव बाय किड्स एंड देयर पेरेंट्स वगैरह। ठीक है, मतलब सेकंड वाला कंडीशन में मीट कर जाता है। थर्ड वो क्या बोलता है, थर्ड एंटिटीज एक्टिविटीज आर नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो इनको शो मैन्युफैक्चर करना है, नाम मेंटेन करना है, वो नाम टॉय कंपनी के साथ मेंटेन नहीं करना है, वो इनको नाम तो किड्स वगैरह के साथ मेंटेन करना है। मतलब ये जो ऑब्लिगेशन इट इज नॉट बिटवीन द टॉय कंपनी एंड द पोगो, ये ऑब्लिगेशन है बिटवीन पोगो एंड द किड्स, बराबर। देखो यही बोलता है, these activities are not separate performance obligation as they do not transfer a good or service to the toy manufacturer separate from the license, बराबर। टॉय मैन्युफैक्चर को हम कुछ भी ऐसा पॉपुलराइज वगैरह नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे, हम पोगो को बिटवीन किड्स पॉपुलराइज कर रहे, बराबर। तो ये जो ऑब्लिगेशन है वो कहीं ना कहीं टॉय मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आप ऐसा याद रखने का उसको। सबको समझा, हेंस पोगो विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन मीट नहीं करता है, देखो वो बोलता है तीनों का तीनों मीट करना चाहिए, ऑल 3 शुड बी मेट। अगर तीनों में से एक भी मीट नहीं करता है तो उस केस में हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे, एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करेंगे। मैंने आपको सिंपल हिंट दिया, लाइसेंस ट्रांसफर करने के बाद कुछ ऑब्लिगेशन बचता है कि अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन बच जाता है तो क्या करने का, रेवेन्यू बुक करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऑब्लिगेशन नहीं बचता तो रेवेन्यू बुक करने का एट अ पॉइंट इन टाइम, खत्म। ये थे हमारे इंड एस 115 के जितने भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो खत्म कर लिए। अब इलस्ट्रेशन कवर करने का ट्राई करते हैं, आ जाओ फटाफट। हम कहाँ थे, 107 के ऊपर, देखो ध्यान से पढ़ते हैं हम। एन एंटिटी अ म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल लाइसेंसेस टू अ कस्टमर 1975 रिकॉर्डिंग ऑफ ए क्लासिक सिम्फनी बाय अ नोटेड ऑर्केस्ट्रा। मतलब एक एंटिटी ने किसी कस्टमर को 1975 की रिकॉर्डिंग वगैरह बेची, ठीक है। द कस्टमर अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी हैज द राइट टू यूज द रिकॉर्डेड सिम्फनी इन ऑल कमर्शियल्स इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स। मतलब एक 1975 की रिकॉर्डिंग कंपनी ने किसको बेची, म्यूजिक किसी कस्टमर को बेची फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, इन कंट्री ए। In exchange for providing the license, the entity receives fixed consideration of 50,000 per month. The contract does not include any other goods and services to be provided by the entity. अब the contract is non-cancelable. Determine how the revenue will be recognized. Simple से इतना मुझे बोलो, जब 1975 वगैरह की रिकॉर्डिंग हमने किसी को बेची है और बोला 2 साल तक उसको यूज कर लेना, क्या ऐसा बोला है क्या कि म्यूजिक लेबल को अपना नाम मेंटेन करना पड़ेगा, वो रिकॉर्डिंग अपडेट करके देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ बोला है क्या? द आंसर इज नो। उसको सीधा सीधा अपन ने क्या दिया, 19 पुरानी रिकॉर्डिंग पकड़ा दी और बोला यूज कर 2 साल के लिए, हमारे ऊपर और कोई ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं है। तो रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे, एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करेंगे। इट इज जस्ट लाइक मैंने बताया ना, एडिशन 4 वाला बुक दे दिया, बोला 3 साल तक उसको बेच, अपनी मर्जी पे बेच, जो करना है कर 3 साल तक, बराबर। मेरे ऊपर और कोई ऑब्लिगेशन छोड़ा गया उन्होंने? द आंसर इज नो। तो इसलिए वो हम पूरा ये इतना सारा कंटेंट आपको रीड करना है, लेकिन मैं आऊंगा सीधा कंक्लूजन के ऊपर। देखो क्या बोलता है, Therefore, the promise to grant the license is the performance obligation satisfied at a point in time। मतलब डे 1 पे क्या बुक करने का, ये रेवेन्यू पूरा का पूरा बुक कर लेने का, ठीक है। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। ये था 107। उसके बाद हम आएंगे, ये रहा 110 की तरफ। देखो क्या बोलता है, स्पोर्ट्स टीम डी, ये आप मुंबई इंडियंस पकड़ लो, मैंने जो एग्जांपल दिया ना वो यही एग्जांपल था मुंबई इंडियंस वाला। स्पोर्ट्स टीम डी एंटर्स इनटू अ 3-year लाइसेंस, 3-year एग्रीमेंट टू लाइसेंस इट्स टीम नेम एंड लोगो टू अपीयरल मेकर एम। इसको आप नाइकी बोल दो, ये वही एग्जांपल है, बराबर, ठीक है। द लाइसेंस परमिट्स एम टू यूज द टीम नेम, मतलब एम मतलब अपने केस में नाइकी, नाइकी को वो टीम नेम वगैरह वो यूज कर सकता है, लोगो यूज कर सकता है ऑन इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड इट्स एडवर्टाइजिंग ऑन मार्केटिंग मटेरियल्स। डिटरमाइन द नेचर इन द अबोव
केस, ठीक है। तो पहला वाला जो मैंने आपको बताया, आपको को देखना पड़ेगा क्या ऐसा कुछ बोला गया कि नाम मेंटेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब चीजें है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। यहां कुछ बोला गया नहीं है, यहां जब सोल्यूशन दिया तो अज्यूम किया बराबर कि ये मुंबई इंडियंस को अपना नाम वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ कंडीशन वगैरह है, ठीक है। नहीं दिया, साइलेंट है, तो वो अज्यूम करते कि क्योंकि एग्जिस्टिंग टीम है तो एग्जिस्टिंग टीम को तो नाम वगैरह मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले केस में द आंसर इज, वो 3 कंडीशन अपने को पहले लिख के आनी पड़ेगी और 3 कंडीशन के हिसाब से आंसर करके बोलना पड़ेगा रेवेन्यू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करेंगे, बराबर। याद रखना, सिर्फ कंक्लूजन लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो 3 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, उसको एलडीआर मारो और लर्न करो उसको कंडीशन को, क्लियर है। और समझने के बाद आपको इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा उसको रिटेन करना, ठीक है। आगे बढ़ते, केस नंबर बी। पहला केस सबको समझा, ये वाला पार्ट मैंने वापस बता रहा हूं, अज्यूम किया उन्होंने कि वो सारी कंडीशंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि नाम मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर, कुछ स्कैम वगैरह नहीं करने का, मैच फिक्सिंग वगैरह नहीं करने का, वो सब करना पड़ेगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग टीम है। आगे, मॉडिफाइंग द अबव फैक्ट्स दैट स्पोर्ट्स टीम डी हैज नॉट प्लेड गेम्स इन मेनी ईयर्स। अज्यूम करो कि ऐसी कोई टीम है जो 6 साल पहले बंद हो चुकी है, बराबर, एंड द लाइसेंसर इज ब्रांड कलेक्टर बी, an entity that acquires IP such as old team or brand name and logos from defunct entities or those in financial distress. B's business model is to license the IP or obtain settlements from entity that use IP without permission without undertaking any ongoing activities to promote or support the IP. इसका मतलब सेकंड वाले केस में बोलता है कि अज्यूम करो मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो 5 साल पहले बंद हो चुकी है, बराबर, 5 साल पहले खेलना छोड़ चुकी है, और एक कंपनी ने ऐसे 5 साल पहले वाली कंपनी का ब्रांड नेम, लोगो वगैरह एक्वायर किया। अब मुझे पता जो टीम खेलना ही छोड़ चुकी है, क्या वो अपना ब्रांड नेम वगैरह मेंटेन कर पाएगी? क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वो है ही ऐसी कंपनी, वो है ऐसी टीम जो खेलना ही छोड़ चुकी है, बराबर। तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डाल सकते हो क्या कि ब्रांड नेम मेंटेन करने का, मैच फिक्सिंग नहीं करने का? अरे डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो खेल ही नहीं रही ना, बराबर। तो इस केस में जहां हमने ऐसी किसी टीम का लोगो वगैरह एक्वायर किया जो खेलना ही छोड़ चुकी है, तो उस केस में उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई और ऑब्लिगेशन डाल सकते हैं ही नहीं। तो ऐसे केस में हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करेंगे, बराबर। देखो क्या बोलता है, पहले वाले केस में बोलता है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक करना चाहिए, बराबर। और मैं बता रहा हूं वो जितने भी अजम्पशंस है वो लिए सोल्यूशन के अंदर, थोड़ा क्वेश्चन में देते तो अच्छा होता। आगे सेकंड वाले केस में बोलता है कभी बुक करने का, एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करने का। सबको समझा अपने बोलने का मतलब क्या था? खत्म हो गया कहानी। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 111। सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एम सेल्स टेलीविजन टू रिटेलर आर फॉर हाउ मेनी लैक्स? 50 lakhs. M provides price protection to R by agreeing to reimburse R for the difference between the price and the lowest price that it offers for that television during following 6 months. Based on M's extensive experience with similar arrangement, it estimates the following outcomes. Price reduction in 6 months कितना रहेगा? वो probability वगैरह दिया हुआ है, जब भी probability वगैरह दिया हुआ है, ये price reduction का probability दिया हुआ है, बराबर। तो it is very simple यार, 0 into 70% करो प्लस 500 इंटू 20% करो प्लस 1000 इंटू 10% करो, ये जो भी आपका अमाउंट आएगा 500 इंटू 20% कितना आएगा आपको? 100 रुपया, और ये भी आएगा 100 रुपया, बराबर। और ये पर टेलीविजन का अमाउंट है, ठीक है, तो 200 रुपया। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? 4800 शुड बी योर रेवेन्यू। कैसे? 5000 इज द टेलीविजन का प्राइस माइनस प्राइस रिडक्शन का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना आता है? 200। सबको समझा? 4800 इंटू जितना भी नंबर ऑफ टेलीविजन आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। ये अपन ने पढ़ा ना, ये चीज़ प्राइस प्रोटेक्शन वाला केस है, तो हम जितना भी प्राइस प्रोटेक्शन दिया गया है उसको हम हमारे रेवेन्यू में से क्या करेंगे? डिडक्ट करके दिखाएंगे। एक तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। सेकंड तरीका जो मॉड्यूल फॉलो करता है वो बोलता है कि प्राइस रिडक्शन 70% चांस है कि कुछ भी नहीं होगा, तो उस केस में मैं बोल दूं 70% चांस है कि पूरा 5000 मिलेगा, बराबर। सेकंड केस 20% चांस है कि 500 रुपया कम मिलेगा, मतलब 4500 इंटू 20%, और 10% चांस है कि 1000 रुपया कम मिलेगा, मतलब 4000 इंटू 10%। तो आप ये भी करोगे तो भी कितना आएगा आंसर? 4800 ही आने वाला है, बराबर। मतलब एक तरीका तो ये हुआ कि आप सिर्फ प्राइस रिडक्शन कंसिडर करो, उसको अमाउंट निकालो और रेवेन्यू में से माइनस करो, या फिर जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे तभी रेवेन्यू में से माइनस करने के बाद प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, बात तो एक ही है, बराबर। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, अपन ने डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, फ्रेंचाइजर वाई लिमिटेड लाइसेंसेस द राइट टू ऑपरेट अ स्टोर इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन टू फ्रेंचाइजर एफ, बराबर। मतलब एक है वाई लिमिटेड, इसने क्या किया? लाइसेंस
लाइसेंसेस द राइट टू ऑपरेट अ स्टोर इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन टू फ्रेंचाइजर एफ, मतलब वाई ने अपना लाइसेंस दिया किसको, फ्रेंचाइजर एफ को। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिकॉज वाई को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। लाइसेंस वगैरह तो दिया, हमको देखना है कि लाइसेंस देने के साथ साथ और कुछ ऑब्लिगेशन वगैरह बच जाती है क्या वाई के ऊपर, ठीक है। देखते हैं, द स्टोर बेयर्स वाई लिमिटेड ट्रेड नेम एंड एफ विल हैव अ राइट टू सेल वाई लिमिटेड प्रोडक्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। वेरी गुड। आगे, एफ पेज एन अपफ्रंट फिक्स्ड फी, ठीक है, वेरी गुड। The franchise contract also requires Y to maintain the brand throughout product improvements marketing campaigns, मतलब यहाँ Y के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इसको क्या मेंटेन करना है, अपना ब्रांड नेम वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब जहाँ लाइसेंस ट्रांसफर करने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन रह जाती है तो उस केस में कैसे बुक करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करेंगे, बराबर। प्लीज कंडीशन लिखना मत भूलना, वो 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। अगर आपको याद नहीं है वो 3 कंडीशन क्या थी, तो पहली कंडीशन थी कि कहीं ना कहीं Y इज रिक्वायर्ड to undertake significant activities, बराबर, affecting the returns for the other party। सेकेंड था कि कस्टमर को डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाला है फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन बाय द फर्स्ट पार्टी। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि दोज ऑब्लिगेशंस आर नॉट सेपरेट ऑब्लिगेशंस, मतलब ये कहीं ना कहीं अलग से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बिटवीन वाई एंड दी फ्रेंचाइजर एफ। मैंने बताया था वाई को अगर ब्रांड ने मेंटेन करना है तो फ्रेंचाइजर एफ के साथ मेंटेन नहीं करना है, वो ओवरऑल मार्केट में मेंटेन करना है, बराबर। तो वो 3 कंडीशन आपके लिए यहाँ थी। अगर आपको देखना चाहे तो आप यहाँ देख भी सकते हो 3 कंडीशन क्या थी, देख लो फटाफट क्या थी। सबसे पहला था टू अंडरटेक द एक्टिविटीज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लाइसेंस्ड आईपी, मतलब उसको किसको अंडरटेक करना पड़ेगा, एक्टिविटी, एंटिटी को अंडरटेक करना पड़ेगा। उसके अलावा लाइसेंस एक्सपोजेस द कस्टमर टू एनी इफेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी, मतलब एंटिटी कुछ भी करेगा उससे कस्टमर के लाइसेंस पे इफेक्ट आएगा। और तीसरा ये है कि एंटिटीज एक्टिविटीज आर नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐसे बोल सकते हो एंटिटीज, थर्ड पॉइंट में ऐसा लिख दो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंटिटीज एक्टिविटीज आर नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब ये कोई अलग सा ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं दिया हुआ, बराबर, नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दिस गिव्स अ प्रॉपर जेस्चर ऑफ दिस, बराबर। तो ये हमारा खत्म हो गया 115। मेरे ख्याल से 115 का इलस्ट्रेशन भी खत्म, और कुछ बाकी है 115 में नहीं, 115 इज डन। सो व्हाट विल डू इज विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes एंड देन विल रिज्यूम विथ 116। ओके, चलो फटाफट ब्रेक लेके मिलते हैं। चलो, सो वी आर डन विथ 115, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ 116। एक ही इसके अंदर अमेंडमेंट है, यू कैन से अमेंडमेंट, वो भी किसको लेकर है, हम जो लीज मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, लीज मॉडिफिकेशन, वो भी लीज मॉडिफिकेशन हम 2 जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पढ़ते हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज मॉडिफिकेशन है उसमें मैं अमेंडमेंट तो नहीं कहूँगा, बेसिकली मैं कहूँगा एक और ऑप्शन दे दिया गया लेसी को इस केस में, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके ऊपर कोई ऐसे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है मॉड्यूल के अंदर, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हुए, बट मैं डेफिनेटली एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मेरी एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि एग्जाम में अगर कंप्यूटेशन वगैरह आ जाए तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो पहले एक बार 116 के अंदर एक प्लेन रीडिंग दे देते हैं कि कंसेप्ट में क्या क्या इन लोग बताना चाहते हैं। पूरी तरीके से नहीं समझेगा, सिर्फ एक प्लेन रीड देने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मेरे एग्जाम्पल के थ्रू पूरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो सब करा दूंगा। लीज मॉडिफिकेशन में कोई भी आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एग्जाम के अंदर भी वो क्वेश्चन आ जाए तो, बराबर। तो आपका 116 वैसे भी मैंने, अच्छा 116 को लेकर एक और बात बता दूं, 116 का सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी पार्ट में कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है, सारे लेक्चर डाल रखे हैं मैंने 115 116 के, राइट। तो आप वो कभी भी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट हम इसको कवर करने का ट्राई करते हैं। अमेंडमेंट इन अकाउंटिंग ऑफ रेंट कंसेशन अराइजिंग ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। वाह, शुरुआत ही किसके नाम से, कोविड-19 नाम ही मतलब है इसका। तो चलो ठीक है, अमेंडमेंट इन अकाउंटिंग ऑफ रेंट कंसेशन। रेंट कंसेशन का मतलब सपोज हम ऐसा बोलते हैं लीज टर्म में आपको 5 साल का लीज टर्म में हर साल 1-1 लाख रुपया पेमेंट करना है, बराबर। अब जब मैं बोलूँ कोविड की वजह से, काफ़ी सारे लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ पीरियड पॉसिबल था जहाँ ऑपरेट ही नहीं कर रहा था बिजनेस। जब बिजनेस ऑपरेट नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा, तो पैसा नहीं कमाएगा तो रेंट भरना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में जो टेनेंट वगैरह होते हैं या जो भी ओनर वगैरह होते हैं वो समझते हैं ये चीज़ कि यार बेचारे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा रेंट वगैरह इसको माफ़ कर देता हूँ, बराबर। तो जब ऐसा कोई रेंट वगैरह माफ़ी होती है, इसका मतलब लीज पेमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। तो जब भी कोई लीज पेमेंट में चेंजेस होता है तो हम क्या बोलते हैं कि लीज मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट। तो लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग जो पहले था वो डिफरेंट है, लेकिन जो एक ऑप्शन दे दिया गया है लेसी को
कोविड-19 की वजह से अगर कोई रेंट कंसेशन मिला है तो वो एक डिफरेंट है, बराबर। तो ये दो लीज मॉडिफिकेशन हम स्टडी करने वाले हैं। पोजीशन बिफोर अमेंडमेंट, अरे ये तो ज्यादा जूम इन हो गया, पहले देख लेते हैं पोजीशन बिफोर अमेंडमेंट। देखो क्या बोलता है पोजीशन बिफोर अमेंडमेंट। इंड AS 116 डिफाइंस अ लीज मॉडिफिकेशन एज अ चेंज इन द स्कोप ऑफ लीज और द कंसिडरेशन फॉर ए लीज। जैसे मैंने बताया लीज के कंसिडरेशन में चेंज हो सकता है, जहां कोविड-19 की वजह से काफी सारे कंसिडरेशन फॉरगो कर देगा ओनर, ऐसा भी पॉसिबल है। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। इफ अ चेंज इन लीज पेमेंट्स रिजल्ट्स, अरे यार तकलीफ हो गया है तो ब्लैकआउट। If a change in lease payments results from a lease modification, then unless the change meets particular criteria to be accounted for as a separate lease, a lease is required to remeasure the lease liability by using the revised discounting rates, बराबर। इसका मतलब नॉर्मली कैसा होता है, लीज मॉडिफिकेशन को देखने के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। ये देखना होता है क्या ये जो लीज मॉडिफिकेशन है इसको सेपरेट लीज की तरह ट्रीट किया जाए या एग्जिस्टिंग लीज का ही मॉडिफिकेशन माना जाए। और जब हम इसको एग्जिस्टिंग लीज का मॉडिफिकेशन मानते हैं तो जितना भी हमारे बुक्स में लीज लायबिलिटी दिख रहा होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिवाइज डिस्काउंट रेट के ऊपर रीमेजर करना पड़ता है। वो आपको सब मैं कराऊंगा, उसका चिंता मत करो, वापस से बता रहा हूँ, सिर्फ प्लेन रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अमेंडमेंट डज नॉट अफेक्ट दी लेसर्स, यहाँ लेसर को कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला इस चीज से। अब अमेंडमेंट क्या है ध्यान देना, वो बोलते हैं अंडर इंड AS 116 रेंट कंसेशंस ऑफन मीट द डेफिनेशन ऑफ लीज मॉडिफिकेशन। व्हाई सो, बिकॉज रेंट कंसेशन का मतलब है कि आपको कुछ पेमेंट, लीज पेमेंट माफ कर दिया गया है। जहां लीज पेमेंट माफ किया है मतलब वहां कंसिडरेशन में चेंज हुआ है, और जहां कंसिडरेशन में चेंज हुआ है वो एक लीज मॉडिफिकेशन हम मान सकते हैं, बराबर। अब इंड AS 116 इंट्रोड्यूसेस अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट फॉर लेसीज विच अलाउज lessee not to account for rent concession as a direct consequence of COVID-19 as lease modification। मतलब नॉर्मली ऐसा कोई रेंट कंसेशन मिला तो हमको लीज मॉडिफिकेशन मानना पड़ता है, लेकिन अब इंड AS 116 बोलता है कि कोविड की वजह से ऐसे बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारा कंसेशन मिला होगा। अब वो हर एक कंसेशन को अगर लीज मॉडिफिकेशन के अंदर कवर करने लग जाएंगे तो लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम तो सम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली कर जाते हैं, लेकिन कंपनी को बहुत 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 प्रॉब्लम्स फेस होती है जब वो कोई भी लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी रेंट कंसेशन मिला है बिकॉज ऑफ कोविड तो उस रेंट कंसेशन को आप लीज मॉडिफिकेशन नहीं भी मानोगे तो चलेगा, तो फिर उसको क्या कैसे ट्रीट करें, बस वही ट्रीटमेंट हमको यहाँ डिस्कस करना है, बराबर। मैं एक बार आगे का भी पार्ट पढ़ लेता हूं, फिर अपना एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। फॉलोइंग अमेंडमेंट एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अ लेसी में इलेक्ट नॉट टू असेस अ रेंट कंसेशन एज अ लीज मॉडिफिकेशन। मतलब वो बोलता है कि हम ऐसे रेंट कंसेशन को लीज मॉडिफिकेशन नहीं मानेंगे ओनली इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। देखो कंडीशन क्या क्या बोलता है, बहुत बेसिक कंडीशन। सबसे पहला, अ चेंज इन लीज पेमेंट रिजल्ट्स इन रिवाइज कंसिडरेशन फॉर द लीज दैट इज सब्सटैंशियली द सेम और लेस देन द कंसिडरेशन फॉर लीज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द चेंज। मतलब ये जो भी तुम्हारा लीज पेमेंट के अंदर चेंज हुआ है वो कंसिडरेशन में ऐसा चेंज हुआ है कि या तो वो सेम है या फिर वो कम हो गया कंसिडरेशन। ऐसा बोल सकते हैं कि चल ये साल पैसा मत देना, ये साल का पैसा अगले साल दे देना, या तो ये बोल सकते हैं, या फिर बोलते चल ये साल का पैसा ही तेरे को माफ कर दिया। ये नहीं बोल सकते ये साल पैसा मत देना और अगले साल ट्रिपल पैसा देना। मतलब जहां कंसिडरेशन इंक्रीज हो रही है वहां फिर उसको आप यहां कवर नहीं कर सकते, बिकॉज यहां रेंट कंसेशन का बात चल रहा है ना यार, तो इंक्रीज कैसे कर सकते हो तुम रेंट। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट करने के लिए बाद में थोड़ा ज्यादा पैसा रिकवर कर रहे तो बात अलग है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ट्रिपल चौबल दे देना बाद में जाके, बराबर। तो यहां जो भी रेंट कंसेशन होना चाहिए, मतलब यहां प्राइस गिरनी चाहिए कंसिडरेशन की, या तो सेम रहनी चाहिए या गिरनी चाहिए, बराबर। आगे, एनी रिडक्शन इन लीज पेमेंट affects only payments originally due on or before 30 जून 21। मतलब ये जो भी रेंट कंसेशन वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ उसी रेंट कंसेशन को हम कंसिडर करेंगे जो कि 30 जून 2021 से पहले का अमाउंट का कंसेशन वगैरह दिया हुआ है। मतलब ऐसा बोला कि 2021 का रेंट माफ, 21-22 का भी रेंट माफ, तो 21-22 का जो रेंट माफ किया है वो रेंट कंसेशन अंडर कोविड-19 के अंदर फॉल नहीं कर सकता, बराबर। अभी ये जब प्रोविजन बना तब इनको थोड़ी ना पता था कि 2021 भी ऐसे निकलने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक चेंज आ सकता है जहां वो ये बोल दे कि शायद 30 जून के बाद वाला भी जो अगर कुछ रेंट वगैरह माफ किया रहेगा तो भी हम कंसिडर कर लेंगे, बराबर। अब तक आया नहीं है, क्यों नहीं आया, बिकॉज जब ये जो भी मॉडिफिकेशन लाया था ये 2020 में लाया था, 20 में लगा था कि 21 में कहाँ होगा कोरोना, कोरोना का तो हम मात दे के भगा देंगे उसको। कोरोना ने वही डेजा वो दिखा दिया अपने को 2020 का 2021 के अंदर, राइट। तो वो बोलता है जो भी एज ऑफ नाउ तो ये बोलता है कि जो भी रेंट कंसेशन 30 जून के पहले का है उसी को कोविड-19 का रेंट कंसेशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है,
देयर इज नो सब्सटैंटिव चेंज टू अदर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब बाकी के जो लीज के कंडीशन, जैसे अगर सपोज बोला था कि एक फर्स्ट फ्लोर आपको रेंट पे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि कंसेशन भी दिया और ये बोला कि अभी से आपको सिर्फ आधा एरिया हम रेंट पे देंगे। इसका मतलब ये जो कंसेशन दे रहे हैं उसके बदले में आधा एरिया भी तो कम कर रहे, वैसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होना नहीं चाहिए। मतलब वो 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहला जो भी लीज पेमेंट के अंदर चेंज हो रहा है उस चेंज से या तो लीज पेमेंट सेम रहनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। सेकंड, जो भी रेंट कंसेशन है वो रेंट कंसेशन के अंदर सिर्फ 30 जून के पहले वाले रेंट कंसेशन कवर होने वाले। थर्ड, ये लीज पेमेंट के कंसिडरेशन के अलावा कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होनी नहीं चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मीट करेगा तो फिर लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एक शॉर्टकट मार सकता है लीज मॉडिफिकेशन के अकाउंटिंग का, और वो शॉर्टकट क्या है वो हमने डिस्कस नहीं किया है। हमको सिर्फ अभी तक इतना पता है कि लेसी के पास एक शॉर्टकट आने वाला है जिसके थ्रू वो लीज मॉडिफिकेशन का हैवी वाला अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबको समझा? ठीक है, चलो आ जाओ हम एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। या इंड AS 116 लीजेस, ध्यान देना प्लीज। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि लीज टर्म मैंने लिया हुआ है 5 years विच बिगिंस फ्रॉम 1/4/19, ठीक है। IRR मैंने 10% का लिया हुआ है, डिस्काउंट रेट, लीज पेमेंट्स लिया हुआ है 1 लाख ईच ईयर, पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। सबको रेलिवेंस पता होना चाहिए, एंड में अगर पे करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लीज पेमेंट को भी डिस्काउंट करेंगे, लेकिन अगर बिगिनिंग या एडवांस में पे करना है तो फर्स्ट ईयर के लीज रेंट को हम डिस्काउंट वगैरह नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ मॉडिफिकेशन में हम जो फर्स्ट वाला केस है सिर्फ वही देखेंगे, सेकंड वाले केस को मत देखना अभी, ठीक है। मैं सेकंड वाला केस मिटा ही देता हूँ, मिटा दिया, ठीक है। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ ध्यान से देखना, वो बोलता है 2020-21 का लीज पेमेंट फॉरगो कर दिया ड्यू टू कोविड। वो बोलता है रेंट में कंसेशन हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कंसेशन डिक्रीज हुआ, ठीक है, कवर है। सेकंड, कोई दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ है, तो आंसर इज नो। थर्ड, ये जो लीज पेमेंट का माफी है वो 30 जून के पहले का लीज पेमेंट का माफी है क्या? 30 जून 2021, मैंने बोला हाँ, क्यों? क्योंकि 2020-21 मतलब 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, मतलब 30 जून 21 का पहले का लीज पेमेंट कवर्ड है, ठीक है। तो ये वाला कवर हो गया हमारा, जो भी कोविड में रेंट कंसेशन है लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग को लेकर, मतलब वो तीनों कंडीशन मीट कर गया, ठीक है। अब सबसे पहले रेंट कंसेशन वगैरह भूल जाओ, हम डे 1 पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो डे 1 पे तो कोई कंसेशन वगैरह है नहीं, डे 1 मतलब 1/4/19 को, बराबर। तो 1/4/19 को हम क्या बुक करेंगे? लीज लाइबिलिटी और ROU असेट बुक करेंगे, बराबर। तो हम एंट्री मारेंगे ROU असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, बराबर। अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? तो हम बोलेंगे इसका अमाउंट निकलेगा फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। कैसे? ध्यान देना, इट इज नथिंग बट हम बनाएंगे लोन एमोटाइजेशन टेबल, बराबर। बट लोन एमोटाइजेशन टेबल बनाने के पहले भी व्हाट विल बी योर लीज लाइबिलिटी? इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, अपने केस में तो यही रहने वाला है, बराबर। तो उस केस में लीज पेमेंट्स कितना है? 1 लाख इंटू, अभी क्योंकि हर साल लीज पेमेंट सेम है तो मैं सीधा सीधा एनुइटी फैक्टर ऑफ 5 years ले लूँ, तो मैं बोल दूंगा इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 5 years एट द रेट 10%, बराबर। तो वो हम निकाल लेते, तो हम बोलेंगे 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 GT कर लेंगे, GT है इसमें, GT इंटू 1 लाख, तो विच विल गिव मी, विच इज इक्वल टू 379,079 ले लेते, तो इधर आंसर आ गया 379,079 और इधर आ गया 379,079, बराबर। अब ये जो ROU असेट है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे डेप्रीशिएट ओवर 5 years, बिकॉज 5 साल का है, बराबर। और ये जो लीज लाइबिलिटी है इसका हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बनाते थे लोन एमोटाइजेशन टेबल, बराबर। तो इसके ऊपर एवरी ईयर एंड पे 2 चीज़ किया करते थे, एक तो हम इंटरेस्ट अक्रू किया करते थे, बराबर, और उसके अलावा जो भी लीज पेमेंट्स है उसको रिसीव किया करते थे, बराबर। सॉरी, इस केस में तो पे किया करते थे, तो लीज पेमेंट पे करेंगे उतना लाइबिलिटी हमारा कम हो जाएगा, ये ईयर एंड पे करेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं आ जाता हूँ, तो दैट इज ईयर एंड का मेरा मतलब है 31 मार्च 2020। क्या 2021 हमने तो 21-22 का लीज पेमेंट फॉरगो वगैरह किया है, मतलब 2019-20 का जो लीज पेमेंट है वो तो पे किया है ना हमने, तो यहाँ 2 एंट्री आएगी। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की एंट्री मारेंगे, तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ROU असेट, क्लियर। वो जो अमाउंट रहेगा वो ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ अमाउंट एक बार के लिए, फिर भी देख लेते हैं हम। तो रहेगा 379,079 डिवाइड बाई 5 विच गिव्स मी 75816, 75816।
सबको समझा? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ईयर एंड पे 2 और एंट्री पास करेंगे। अब वो 2 एंट्री क्या आएगी, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, लोन एमोर्टाइजेशन टेबल। इसका मतलब ये टेबल से हमको क्या मिलने वाला है, जितना भी इंटरेस्ट है उसका अमाउंट मिलेगा और लीज पेमेंट का अमाउंट मिलेगा, बराबर। तो हम बोलेंगे ओपनिंग, ओपनिंग हमारा कितना था, ईयर, सॉरी पहले मैं यहाँ लेता था ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, लीज पेमेंट्स का रीपेमेंट, और क्या मिलेगा, क्लोजिंग, बराबर। तो ईयर 1 में ओपनिंग कितना है हमारा, ओपनिंग है 379079, तो मैं बोलूँगा 379079, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, तो हम बोलेंगे 37908 ले लेते हैं, बराबर। तो 379079 प्लस 10%, तो विच विल गिव मी समथिंग। उसके बाद लीज पेमेंट कितना माइनस करेंगे, हर साल का है 1 लाख, तो मैं बोलूँगा माइनस 1 लाख, तो विच विल गिव मी ईयर एंड पे 316,987 आ जाएगा। सबको समझता है अपन ने क्या किया? अब मैं इस सबसे पहले तो इस इंटरेस्ट की एंट्री मारूंगा, बराबर। तो मैं इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या मारूंगा, इंटरेस्ट बुक करने से हमारा लीज लाइबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं सबसे पहले एक एंट्री मारूंगा 31,320 को इंटरेस्ट बुक करने के, तो मैं बोलूँगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, जो भी अमाउंट है 37908, बराबर। और इसी दिन पे एक और एंट्री मारूंगा, जो भी लीज पेमेंट हम करते हैं, लीज पेमेंट करने से हमारा लीज लाइबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम क्या एंट्री मारेंगे, पैसा बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे टू कैश बैंक, बराबर, और डेबिट क्या कर देंगे, लीज लाइबिलिटी, अमाउंट विल बी 1 लाख और 1 लाख। सबको समझता अपन ने क्या किया, ठीक है। तो अगर मैं ये सब एंट्री मारने के बाद बताऊँ, एज ऑन 30/3/20 मेरा ROU असेट कितना दिखेगा, तो मैं बोलूँगा ROU असेट दिखने वाला है हमारा 1 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 379,079 माइनस 75816, विच इज गोइंग टू गिव मी 303,263, तो मेरा दिखेगा वो 303,263। और इसी दिन पे मेरा लीज लाइबिलिटी कितना दिखने वाला है, वो तो अपन ने क्लोजिंग ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज गोइंग टू 316,987। सबको समझता अपन ने क्या किया, परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 31/3/21, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां ध्यान से सुनना, यही वो साल है जहां क्या हुआ है, लीज मॉडिफिकेशन हुआ है 2021। यहां बोला है कि लीज पेमेंट जो है ये साल का माफ, 1 साल का लीज पेमेंट ही माफ। तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि अगर ये जो भी कोविड की वजह से जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट या जो शॉर्टकट दिया गया, अगर वो नहीं होता तो फिर हम अकाउंटिंग कैसे करते, और जब वो शॉर्टकट है तो हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर वो नहीं होता तो हमारी अकाउंटिंग कैसे होती। तो सबसे पहली बात हम अज्यूम करते हैं कि 2020-21 का माफ किया है, तो सबसे पहले 1/4/2020 को क्या हो गया है, लीज मॉडिफिकेशन हुआ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट डे पे मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, लास्ट डे तक नहीं गया, फर्स्ट डे पे मॉडिफिकेशन हुआ, फर्स्ट डे पे बोल दिया कि ये साल का रेंट वगैरह माफ, ठीक है। तो अब जैसे ही मॉडिफिकेशन हुआ तो पहले वो क्या होता था, ध्यान से देखना, सबसे पहले वो पूछता था क्या ये लीज मॉडिफिकेशन एक सेपरेट लीज है, मैंने बोलूंगा नहीं, ये एग्जिस्टिंग लीज का ही पार्ट है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन में ये हुआ है कि जो भी अभी हमारे कितने लीज पेमेंट बाकी थे उसमें से 2020-21 का जो लीज पेमेंट है वो क्या कर दिया है, फॉरगो, माफ कर दिया है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बोलता था जब भी ऐसा कोई लीज मॉडिफिकेशन हुआ है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी। और ये कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग रिवाइज्ड कैश फ्लोज एंड रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इस दिन पे डिस्काउंट रेट इज लेट्स से 12%, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रिवाइज लीज लाइबिलिटी। अच्छा, इस दिन पे 1/4/20 को लीज लाइबिलिटी है कितनी, वैसे तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, प्रीवियस ईयर एंड की लीज लाइबिलिटी ले लो या डे 1 की लीज लाइबिलिटी ले लो, बात तो एक ही है। तो इस दिन की ये एग्जिस्टिंग, ये ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी है, ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी, बराबर। रिवाइज लीज लाइबिलिटी हमको निकालनी है यूजिंग रिवाइज कैश फ्लोज एंड यूजिंग रिवाइज डिस्काउंट रेट। अब मुझे देखना है, देखो मैं बोलता हूं इस दिन पे ईयर 1 2 3 4 अभी 4 साल ही बाकी है, बराबर। कैश फ्लोज ईयर 1 में कोई कैश फ्लो है क्या, नहीं। ईयर 2 में कितना है, 1 लाख, 3 लाख, सॉरी थर्ड में 1 लाख और फोर्थ में भी 1 लाख। ईयर 1 में कोई कैश फ्लो क्यों नहीं है, बिकॉज ये हमने क्या कर दिया, ये फॉरगो कर दिया है, यही तो लीज मॉडिफिकेशन है ना। अब जब डिस्काउंट रेट लेंगे तो रिवाइज वाला लेना पड़ेगा, तुमको 12% पे डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, यहां इधर एक डिस्काउंट रेट आएगा, बराबर। तो मैं कर लेता हूं इसको 1 डिवाइड बाय 1.12,
इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर में 0.893, बट ये था यहाँ तो कुछ लेना ही नहीं है। उसके अलावा आ जाएगा आपका 0.797 बराबर, फिर आपका आ जाएगा 0.712 और फिर आपका आ जाएगा 0.635 या 6 ले लो, 636 बराबर। मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.12, तो मेरा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 214449 बराबर, ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू। तो अब मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी यूजिंग रिवाइज डिस्काउंट रेट कितना आ गया, रिवाइज लीज लाइबिलिटी इज 214449 बराबर। ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी कितना था, ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी था हमारा 316,987 तो हमारा लीज लाइबिलिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी। तो हमारा रिडक्शन कितना हो गया, रिडक्शन हो गया हम बोल देंगे -316,987 विच गिव्स मी 1,02,538 ले लेते हैं अपन बराबर। ये मेरा हो गया रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस दिन पे 1420 को एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती थी बराबर रिडक्शन की। अब लीज लाइबिलिटी कम हो रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 102,538 मैं बोल दूंगा 2। अब यहां इसको रिडक्शन को कहां से एडजस्ट करना पड़ता है हमको, टू आरओयू असेट से एडजस्ट करना पड़ता है बराबर 102,538। इसका मतलब ये एंट्री पास करने के बाद आपकी लीज लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपकी लीज लाइबिलिटी हो जाएगी 21,449 और आपका आरओयू असेट विल बी इतना माइनस करना पड़ेगा आपको। तो हम बोल देंगे 303,263 माइनस 102,538 विच विल गिव मी 725 बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, ओवर 4 ईयर्स डेप्रीशिएट करेंगे, मतलब हमारा डेप्रीशिएशन अभी चेंज हो जाएगा और इसके लिए हम अलग से वही लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे जहां हम इंटरेस्ट भी अक्रू करेंगे और लीज पेमेंट्स वगैरह रिसीव करेंगे। तो ये होता था पहले, मतलब अगर लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करना तो ऐसे की जाती थी। कोविड में ऐसा नहीं करना है, ये तो ओरिजिनल अकाउंटिंग था लीज मॉडिफिकेशन का। सबको इतना समझता है, पक्का समझता है क्या वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूं बिकॉज ऑफ कोविड क्या हो जाएगा। सबसे पहले बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, तो अगर कोविड रहेगा तो ये तो सेम रहेगा डे 1 का अकाउंटिंग बराबर, ठीक है। ईयर एंड का भी अकाउंटिंग सेम रहेगा। अगर कोविड रहेगा तो मतलब कोविड में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया गया है, एक्सपीरियंस के अंदर ये भी सेम रहने वाला है बराबर। अब हम बात करते हैं चेंज कहां से होगा, ठीक है, तो चेंज होगा बाबू यहां से, ठीक है। मतलब जो हमने एज ऑन 31/3/20 निकाला वो तो सेम रहने वाला है। मैं ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब मिटा देता हूं, बाजू वाला मिटा देता हूं, मतलब उसको हाइड कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने कर दिया इसको हाइड। अब ईयर 1 के एंड पे हमारे पास दो अमाउंट्स है, एक तो आरओयू है और एक लीज लाइबिलिटी है, ठीक है। अब क्या किया है अंडर कोविड या बिकॉज ऑफ कोविड आप ऐसा बोल सकते हो, रेंट कंसेशन, रेंट कंसेशन बराबर। अब हम क्या डिस्कस करने वाले, इसकी वजह से जो हमारे पास मतलब जो लेसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है बराबर है, वो क्या है ध्यान से सुनना। क्या हुआ है यहां 2021 का रेंट फॉरगॉन बराबर, माफ कर दिया है रेंट। अब सुनना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट क्या बोलता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट बोलता है आपको कोई भी रिवाइज डिस्काउंट रेट का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो करते आ रहे हो वही करते आओ। क्या बोलता है वो, जो करते आ रहे हो वही करते आओ। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। वो बोलता है कि देखो आपने क्या किया, आपने पहले डे 1 पे बुक किया आरओयू लीज लाइबिलिटी, फिर फर्स्ट ईयर के एंड पे डिप्रिशिएट किया आरओयू एसेट को, और फर्स्ट ईयर के एंड पे इंटरेस्ट बुक किया और लीज पेमेंट्स को पेमेंट वगैरह कर दिया बराबर टू बैंक बोल के। सबको समझता है अपन ने यही किया। बोलते सेकेंड ईयर में यही करते आओ, यही करना है। इसका मतलब क्या, पहले मैं पास करूंगा 31/3/21 को, मुझे क्या कोई मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करना है क्या, आंसर इज नो। यही तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट का मतलब आपका प्रोसेस फास्ट होना चाहिए,
आपको वो लंबा प्रोसीजर नहीं देंगे, शॉर्टकट प्रोसीजर देंगे। सुनना क्या बोलता है, वो बोलता है कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो क्या करूंगा मैं एंट्री मारूंगा डेप्रीशिएशन का। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा डेप्रीसिएशन टू ROU असेट, बराबर। जो अभी अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग किया ही नहीं है तो डेप्रीशिएशन तो हर साल सेम ही रहने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी 75816। तो मैं यहां लिख दूंगा, मैं आके यहां लिख दूंगा 75816 और 75816। सबको यहां तक समझता है? ठीक है। वो बोलता है कि अगले साल के एंड पे आप क्या बुक करो, इंटरेस्ट बुक कर लो। ठीक है, मैं बोलता हूं देखो हमने एक बनाया था लोन एमोर्टाइजेशन टेबल, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए। अरे मैं घूम गया इधर चलो, आया नहीं आया? अरे क्या टाइम पास चालू है इधर, आया क्या? अरे जाना तो मैं बना देता हूँ भाई इधर। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, लोन एमोर्टाइजेशन टेबल। अब मेरे पास ईयर 1 का तो ऑलरेडी फिगर्स था, तो मैं बनाता हूँ ईयर 1 2 3 4 5। ध्यान देना, ठीक है। मेरा ओपनिंग कितना था, मेरा ओपनिंग वॉज, अच्छा मेरे पास क्लोजिंग ऑलरेडी है ना, मैं क्यों बना रहा हूँ फालतू का इतना। मेरे पास सबको समझा ना अपन ने ईयर 1 पे तो क्या किया था, ईयर 1 में इंटरेस्ट बुक किया था, लीज पेमेंट्स वगैरह पे किया था और क्लोजिंग आया था। तो ईयर का क्लोजिंग तो है मेरे पास, क्लोजिंग वॉज 316987, बराबर। तो मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग 316987, बराबर। ईयर 2 में मेरा ये ओपनिंग हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट अक्रू करना है। कोई रिवाइज डिस्काउंट रेट कुछ करने का जरूरत नहीं, बोलता कुछ नहीं करने का, नॉर्मल करते हुए चलो जो आप करते थे। तो मैंने बोला ठीक है करते हुए चलता हूं, तो मैं मारूंगा एंट्री 316987 इंटू 10%, तो वो आ जाएगा 31699 ले लेते, बराबर। उसमें से अभी लीज पेमेंट क्या करेंगे, माइनस। लेकिन सर लीज पेमेंट तो पे ही नहीं करना ना, करते हुए चलो, मैं बोलता माइनस। ठीक है, कितना आ गया, 248,686 ले लो। सबको समझा? अब एंट्री पास करने की बारी आएगी। ठीक है, मैं करता हूँ पास एंट्री इधर बाजू में। 31,321 को 2 एंट्री पास करनी है, एक तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। ठीक है सर, कर देते। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 31,698 सॉरी 992 लीज लाइबिलिटी 31699। अब लीज पेमेंट की एंट्री पास करो। लेकिन सर लीज पेमेंट तो किया ही नहीं है। मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पास तो करो। ठीक है, मैं करता हूं सर पास। एंट्री क्या मारेंगे, लीज पेमेंट करने से हमारा लीज लाइबिलिटी कम होता है, तो मैंने बोला लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। क्यों कम हो रहा है, लीज पेमेंट करते हैं ना 1 लाख टू बैंक। अरे लेकिन सर पैसा दिया ही नहीं ना। अब यही बात आने वाली है, ध्यान से सुनना। क्या आप कंपनी को पैसा देना है ये साल का, द आंसर इज नो। तो टू बैंक तो एंट्री नहीं मार सकते, तो क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम बोलेंगे अनयूजुअल गेन हो गया, गेन ऑन फॉरगोइंग लीज पेमेंट्स वगैरह, कितना 1 लाख, बराबर। मतलब लीज पेमेंट 1 लाख कम करेंगे, सिर्फ टू बैंक की जगह टू पीएनएल कर देना, बस कहानी खत्म, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माफ कर दिया, माफ कर दिया मतलब गेन हो गया, बराबर। फिर अगले साल क्या करेंगे, अगले साल वापस से वो डेप्रिसिएशन वगैरह का एंट्री पास करेंगे, और यहां हम लिखेंगे 248686, बराबर। यहाँ जो भी इंटरेस्ट है वो अक्रू करेंगे। अब तो हम 1 लाख पे करने वाले, तो इसकी जो एंट्री आएगी वो तो टू बैंक के हिसाब से आप पास करोगे। इसका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या, जो भी आपको रेंट वगैरह फॉरगो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, वो आप लीज पेमेंट की एंट्री तो मारोगे, लेकिन टू बैंक नहीं करोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देना सीधा सीधा। सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट, सिंपल है क्या ये वाला पार्ट, बहुत सिंपल है वाला पार्ट, कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। बस अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज ऐसा बोलते कि नहीं नहीं माफ नहीं करेंगे, 1 लाख माफ नहीं कर रहे, जो मैंने पता है केस 2 एक लिखा था, मैंने उसको छुपा के रखा था इधर। क्या बोला, माफ नहीं करेंगे, डिफर कर देंगे। आप 1 लाख आज मत पे करो, 2 साल के बाद पे करो, माफ नहीं करेंगे। तो जब माफ नहीं कर रहे तो क्या टू पीएनएल बोल सकते हैं क्या, द आंसर इज नो। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो यूज करना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बोलता है कि कोई लीज मॉडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई रिवाइज डिस्काउंट रेट नहीं होना चाहिए, कोई रिवाइज लीज पेमेंट वगैरह कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, बराबर। तो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंसिडर करना है लेकिन माफ नहीं किया है, डिफर किया है, बराबर, तो उस केस में जब माफ नहीं किया है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं क्या, द आंसर इज नो। तो अगर मैं केस 2 का बात करूं, ऑप्शन नंबर 2 का बात करूं, जहां फॉरगो नहीं किया है, पेमेंट डिफर्ड, लीज पेमेंट्स हैव बीन डिफर्ड, बराबर, और बिकॉज ऑफ कोविड डिफर किया है, बराबर, तो उस केस में आप लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट तो करते थे 1 लाख, टू
पीएनएल नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे, हम टू लाइबिलिटी बुक करते थे। वाई लाइबिलिटी, बिकॉज फ्यूचर में पे करना है, कभी ना कभी बाद में पे करना है, बराबर। तो टू लाइबिलिटी बुक कर देते और ट्रेड पेबल बुक कर देते, लाइबिलिटी बोल दो उसको, बेटर वर्ड है, बराबर। टू लाइबिलिटी बुक करेंगे और जब 2 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो इस लाइबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। सबको समझा? सिंपल है वाला पार्ट। मतलब जब भी 2 साल बाद वो पेमेंट करेंगे तो ऑन पेमेंट एंट्री क्या मारेंगे, तो जिस साल में पेमेंट करेंगे उस साल हम पेमेंट 1 लाख नहीं 2 लाख करेंगे ना, 1 लाख तो उस साल का और 1 लाख ये साल का, तो हम एंट्री क्या मारेंगे, लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट या लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, वो तो 1 लाख ही रहेगा, बराबर। नॉर्मल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये जो बुक किया आपने ये यहां रिवर्स हो जाएगी 1 लाख, टू बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2 लाख। सबको समझा क्या होने वाला है। ये जो सेकंड केस मैंने आपको बताया ना डिफर कर दिया, इसका तो कुछ अमाउंट वगैरह का डिस्कस भी नहीं किया हुआ, बट मैंने फिर भी आपको समझा दिया इन शॉर्ट। अब मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर लीज मॉडिफिकेशन हुआ है, सॉरी रेंट कंसेशन मिला है जिसकी वजह से लीज मॉडिफिकेशन हो रहा है एंड ऑल दिस इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कोविड, बराबर। तो चेक करना 3 कंडीशन मीट करता है कि नहीं करता है। वो 3 कंडीशन क्या है अपन ध्यान से देख लेंगे, इधर आ जाओ फटाफट। सबसे पहले बोलता है कि ये जो भी कंसिडरेशन में चेंज हुआ है वो या तो सेम होना चाहिए, वो डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं हो सकता। इंक्रीज होएगा तो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से इंक्रीज हुआ तो चलेगा, बाकी डबल ट्रिपल नहीं कर सकते बाद में जाके। उसके अलावा जो भी कंसेशन वगैरह मिला है वो सिर्फ 30 जून के पहले वाले पेमेंट का मिला, 30 जून 2021 के पहले वाले पेमेंट का मिला है। उसके अलावा कंसेशन के अलावा बाकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज वगैरह नहीं हुआ है। अगर तीनों कंडीशन मीट करता है तो आप रेंट कंसेशन वाला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं फॉलो करते तो क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, हम जिस दिन लीज मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन रिवाइज डिस्काउंट रेट यूजिंग रिवाइज लीज पेमेंट एक रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाला करते थे, बराबर। और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता था इन लीज लायबिलिटी उसको हम एडजस्ट करते थे थ्रू आरओयू असेट, बराबर। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा बोलता है कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना अकाउंटिंग करते हुए चलो। लेकिन जब भी लीज पेमेंट का बात आएगा तो टू बैंक की जगह टू क्या कर देना, टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देना। ये तो तब करना जब आपको माफ कर दिया लीज पेमेंट, लेकिन माफ नहीं किया, बोला बाद में ले लेंगे आपसे वो सेम अमाउंट, तो उस केस में हम क्या बुक करेंगे, टू गेन तो नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे टू लाइबिलिटी। और जब भी उसका पेमेंट करेंगे तो वो लाइबिलिटी क्या कर देंगे, अलग से रिवर्स कर देंगे। सबको समझता है वाला पार्ट खत्म। ये था आपका लीज का अकाउंटिंग जो कि हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, प्लीज आप अगर आपको चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और मैं तो बोलूंगा पूरा सॉल्व करके रखो उसको, आपको डाउट है तो मेरे को सोल्यूशन भेज दो, पूरा बता दूंगा आपको कैसा आएगा, बराबर। हो सके तो पूरा ही सॉल्व कर लो, बेस्ट है वो। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। आपको अगर कॉपी करना तो मैं दे देता हूँ टाइम ज़रा सा। ये एग्जांपल है, पॉज करो, लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट ईयर तक का अकाउंटिंग, पॉज करके लिख लो फटाफट फटाफट। उसके बाद आपका आएगा एज ऑन ईयर 1 का एंड क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो ब्लैकआउट किया था ये नॉर्मल अकाउंटिंग था, अगर हम लीज मॉडिफिकेशन करते तो, मतलब कोविड वाला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज़ नहीं करते तो ये अकाउंटिंग होती थी हमारी, करेक्ट। और जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे तो ये अकाउंटिंग है हमारे पास। रेंट फॉरगो क्या, अकाउंटिंग सेम फॉलो करते हुए चलनी है, अकाउंटिंग में कोई चेंज वगैरह नहीं करना है, क्लियर। सिर्फ पेमेंट की जगह क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कर देंगे, और डिफर किया तो टू लाइबिलिटी बोल देंगे। सबको समझता है कि ये वाला पार्ट पक्का क्लियर है वाला पार्ट, डन विद दिस। तो मेजर पार्ट 116 का हो चुका है, लेकिन 116 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड हुए हैं। जो भी रेलिवेंट वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, जो बेसिक वाले हैं वो अपन इग्नोर करेंगे। आपको टाइम रहेगा तो आपके पास एक बार रीड कर लेना, बट एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम डिस्कस यहाँ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ 116 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे 114 इलस्ट्रेशन नंबर, ये मॉडिफाई हुआ है। आइडियली मॉडिफाई नहीं बोलूंगा, ये रेक्टिफाई किया इन्होंने, एक गलती करते थे इन लोग, वो गलती, ये सेम क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया, मैंने बताया 116 के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो कोई तो एक पार्ट में मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, वो पार्ट आप जाके रेफर कर सकते हो। मैंने बताया था वहाँ मिस्टेक क्या है, मैं आपको यहाँ मिस्टेक बताता था क्या हुई थी मिस्टेक। हम जब डे 1 पे क्या निकालते, लीज लाइबिलिटी वगैरह, बराबर, वो हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद जिस दिन पे मॉडिफिकेशन हुआ है, जिस दिन पे मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन की हमको लीज लाइबिलिटी चाहिए होती है ना, तो जब इन लोग उस दिन की लीज लाइबिलिटी निकाला करते थे तो 1 साल का इंटरेस्ट इन्होंने कंसिडर नहीं किया था, इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करते बताया भी था कि ऐसी कोई मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, जो आईसीआई फॉलो करता है वो करने का, लेकिन इन्होंने ये मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया है। वो 1 साल का इन्होंने इंटरेस्ट अभी कंसिडर कर लिया है, बराबर। जिसको नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पहले जाके वो क्वेश्चन देखना, अगर देखा हुआ है तो आपको क्लियरली समझ जाएगा, ठीक है। बस वो एक इंटरेस्ट जो कंसिडर करना चाहिए था बट नहीं किया था वो कंसिडर कर लिया, उसकी वजह से थोड़े बहुत अमाउंट्स में चेंजेस हुए, बाकी कुछ भी चेंजेस के अंदर नहीं है। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये 114 का था, एलडीआर मार्क करना, सॉल्व कर लेना है इसको। सॉल्व मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करवाया हुआ है, सिर्फ एक चेंज है जहां उन्होंने इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया था वो कंसिडर कर लिया है, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं 115
115, 116, 117, ये 3 क्वेश्चन है। यहाँ लीज मॉडिफिकेशन का ही बात है बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो किसको अवेलेबल है, वो लेसी को अवेलेबल है, बराबर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो हो रहा था वही होता हुआ चलेगा। लेसर वैसे भी बाइफिकेट करता है बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस, लेसी बाइफिकेट नहीं करता। लेसी के लिए हर एक चीज आरओयू और लीज लायबिलिटी पे आके रुक जाती है। लेसर तो बाइफिकेशन करता है बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, बराबर। तो प्लीज अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान रखना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन मांगा है, बराबर। तो लेसर में जब लीज मॉडिफिकेशन होता है तो लेसर भी देखता है क्या ये लीज मॉडिफिकेशन की वजह से डे 1 पे जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था वो तो चेंज नहीं हो गया है ना। मतलब डे 1 पे सपोज उसने बोला था ऑपरेटिंग है, क्योंकि लीज मॉडिफिकेशन हुआ बाद में जाके तो अभी लग रहा है कि फाइनेंस है, बराबर। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग जो थी वो वैसी होने वाली है, राइट। उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं थे, इन्होंने थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड किए। तो मैंने क्या किया 115, 116, 117 में प्लीज क्वेश्चन के लास्ट में एक वर्ड है लेसर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशन का डिस्कस कर रहे। तो ये जो आपने अभी डिस्कस किया ना, ये जितना भी आपने डिस्कस किया एग्जांपल के थ्रू, वो अकाउंटिंग किधर ढूंढने मत बैठ जाना बिकॉज लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने वाले 115, 116, 117 के अंदर जो अपन ने अकाउंटिंग डिस्कस किया वो लेसी का अकाउंटिंग है। तो लेसर का अकाउंटिंग क्या, लेसर का अकाउंटिंग वापस से बोला कुछ चेंज ही नहीं है, जो पहले था वही है, बराबर। तो 115, 116, 117 एक बार जस्ट रीड कर लेना। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार जस्ट क्या कर लेना, इसको रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमको जो मेन क्वेश्चन करना है उस पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली। बाकी सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आपके पास टाइम है तो फटाफट पढ़ के खत्म करो उसको। ये रहा 112, ठीक है। अब 112 वही एग्जाम्पल जैसा है जो अपन ने अभी डिस्कस किया, लेकिन फर्क इतना है कि इन्होंने अमाउंट वगैरह कुछ कंप्यूट नहीं किया। जैसे मैंने आपको कैसे बताया कि ईयर 1 पे इतना अमाउंट रहेगा, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग ऐसे करेंगे अमाउंट्स के साथ, ये वो उन्होंने अमाउंट वगैरह कुछ छेड़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया थियरी फॉर्मेट में, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल इतने डिटेल में करवाया है, बराबर। तो इन्होंने जितना यहाँ डिस्कस किया है वो भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आप एलडीआर मार्क कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। Lessee Z enters into a lease contract with lessor L to lease 1500 square meter of retail space for how many years? For 5 years. The lease commenced on 1st April 18 and the lease payments are 1 lakh payable quarterly in advance. Quarterly payment है, वो भी एडवांस में पेमेंट है और कभी कभी पे करना है 1st April, 1st जुलाई, 1st अगस्त और 1st जनवरी को पे करना है, ठीक है। Z's incremental borrowing rate is 5%, डिस्काउंटेड वगैरह दिया हुआ है। There are no initial direct cost वगैरह, ठीक है। Z business is severely impacted by the COVID-19 pandemic and LNZ negotiate a rent concession, जहां ऑन 1 जून 20 को जो भी पेमेंट ड्यू रहेगा वो इन्होंने क्या कर दिया है, अनकंडीशनल रेंट कंसेशन दैट अलाउज Z टू फॉरगो दी पेमेंट, माफ कर दिया है, बराबर, ठीक है। दैट इज L फॉरगोज Z द रेंट पेमेंट ऑफ 1 लाख ड्यू ऑन 1 जुलाई, ठीक है। एक रेंट पेमेंट इनको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। आगे व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर रेंट कंसेशन अज्यूमिंग दैट इट इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट। वो बोलते हैं अज्यूम करने का कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट वो अप्लाई करो, एलिजिबल भी है। एलिजिबल वैसे तब होता है जब वो तीनों कंडीशन मीट करता है, यहाँ तो तीनों कंडीशन मीट करता हुआ दिख रहा है, बराबर। अब मैंने आपको बताया क्या करना होता है, अकाउंटिंग नॉर्मल फॉलो करते हुए चलो, सिर्फ जब वो लीज पेमेंट करने का बारी आएगा तो लीज पेमेंट टू बैंक मत करना, टू उसको क्या कर देना, अब यहाँ तो फॉरगो कर दे तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे। देखो क्या बोलता है वो, इधर से पढ़ते जहां से रेलिवेंट है। अज्यूमिंग देयर आर नो अदर चेंजेस ऑन दी लेसी, Z continues to use retail space। एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, बाद में ढूंढते बैठोगे, ये रहा। Assuming there are no other changes to the lease, Z continues to use retail space and the right of use is not impaired. The lease accounting entries will be as follows. Recognize the rent concession as a variable lease payment in profit and loss and continue to accrue interest on the lease liability at the unchanged incremental borrowing rate of 5%। इसका मतलब वो बोलता है इंटरेस्ट वगैरह नॉर्मल रेट पे बुक करते हुए चलो, और जो भी लीज पेमेंट वगैरह करना है वो बोलता है वेरिएबल लीज पेमेंट की तरह ट्रीट करने का। अरे इसका मतलब वो ये है कि उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। तो हम जो लीज पेमेंट वगैरह करते हैं टू बैंक की जगह टू क्या कर देने का, टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देने का, बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बराबर। अब वही ये सिर्फ अगर मैं आपको इतना पढ़ा देता ना तो आपको समझता ही नहीं कि क्या करने बोला है इसके अंदर, क्योंकि आपने भी एग्जाम्पल के थ्रू देखा है तो अपने लिए काम बहुत आसान है, बेसिकली सबको समझता है वाला पार्ट। तो दिस कंप्लीट्स आवर अमेंडमेंट ऑफ इंड AS 116 एज वेल। जो भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस नहीं किए प्लीज अच्छे से एक बार रीड कर लेना, उसको मिस आउट मत करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला कि आप कर लो लेकिन आपको नहीं समझ रहा है, राइट, तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, कभी भी कॉन्टैक्ट करो, सिर्फ फोटो भेज देना कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, आपको क्या डाउट है बता देना, हम वहाँ उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करूँ, बट ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है 115, 116 के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ओके सो इसको प्लीज छोड़ के मत जाना. Okay, so hope to see you soon in our next revision, in our next amendment session, right? So keep studying hard. एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो. ठीक है, चलो बाय बाय.